व्हाट एग्जैक्टली टेक, आपका क्या मतलब है? टेक इज द ब्रॉड वर्ड, राइट? तो उनमें जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी हम उन्हीं को फिल किया करते थे। तो इस तरह का अगर सिनेरियो आया तो कैसे हैंडल किया आपने? सामने वाले को भी पिस ऑफ करो, तो वहाँ से ये आइडिया आया था कि इतने कॉम्प्लेक्स एरिया में क्यों है? लॉयर से कांटेक्ट करें ना, कुछ ऐसा कोई पॉलिसी वॉलिसी बनाए। इस तरह कितनी सारी पॉडकास्ट होती हैं, यूट्यूब पे कितना कंटेंट है। और इंसान का ही कोई भरोसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। मेरे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हस्साम खान, जो कि एक रिक्रूटमेंट की एजेंसी चला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम उनसे ये जानेंगे कि क्या जब लोग सीवी बना रहे होते हैं क्या नॉर्मली मिस्टेक कर देते हैं, या उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्या नॉर्मली मिस्टेक हो जाती हैं, और जो लोग अच्छे एम्प्लॉई यानी कि स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं या एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। एक और बात, मेरे 3.5 लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। आप ये चाहते हैं वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइबर का बटन दबा दीजिए और पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप बताएं तहसीन। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का यहाँ पे। मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है ना, क्या है, वाई डिड यू सेलेक्ट द रिक्रूटमेंट एरिया? व्हाट डिड इंस्पायर्ड यू कि आप इतने कॉम्प्लेक्स एरिया में आ गए? इसमें दो तीन चीज़ें हैं तहसीन। हम्म। पहला तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई होती हैं। सो इट इज़ वन ऑफ दोज काइंड्स कि जिसके अंदर आप द फर्स्ट जॉब दैट आई डिड वाज इन अ टेक कंपनी। सो वहाँ पे वी वर जस्ट वेरी न्यू। उस वक्त तो कुछ पता नहीं था कि क्या होती हैं ये सब चीज़ें, एचआर क्या होता है, इस डोमेन में आके आपने क्या करना होता है। तो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ था। देन फिर समझ आया कि टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है, आगे इसका क्या स्पार्क हो सकता है। पाकिस्तान एज अ टैलेंट, like राइट। the individuals in Pakistan, the human resource in Pakistan, what potential they have, उसको देखते हुए आई थॉट कि यार अगर मैं कोई जॉब ऐसी करता हूँ या मैं ऐसी कोई आगे चल के कंपनी बनाता हूँ जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया जा सके, सो दैट कुड बी समथिंग विच कुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एंड फॉर द कंट्री एज वेल। तो ये था थॉट बिहाइंड व्हाट दैट। एग्जैक्टली टेक, आपका क्या मतलब है? टेक 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 इज द ब्रॉड वर्ड, राइट? जी 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 जी, हाँ ये अच्छा सवाल है आपका। उसमें ये होता है कि टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर आपके स्टार्टअप्स आ गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गई, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई। तो हमारा, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा रब्ता रहा ही सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ है, टेक स्टार्टअप्स के साथ रहा है, तो उनमें जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी हम उन्हीं को फिल किया करते थे व्हेन आई यूज्ड टू डू जॉब्स। राइट। तो वहाँ से ये आइडिया आया था कि दिस टैलेंट विच इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान, जिसके बारे में लोग काफ़ी बैशिंग भी कर रहे होते हैं कि हमारे पास वैसा टैलेंट नहीं है, बट एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए आया था कि वाई नॉट यूज़ दैट पोटेंशियल, जिसके अंदर आप कंट्री को, कंपनी को भी रिप्रेजेंट करें, कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें, और लोगों के लिए यू कैन डू एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। थोड़ी बहुत जर्नी आप शेयर करें कि आपने इंस्पिरेशन तो मुझे बताया कि जर्नी की, यार मुझे ये मुश्किल आई थी स्टार्टिंग में। फर्स्ट आई वांटेड टू स्टार्ट देयर कैरियर, एनीथिंग दैट, जिसको कहते हैं कि यार मुझे मुश्किल थी पर मैंने मैंने इस पे ये काम किया, बिकॉज आई नो द रिक्रूटमेंट एरिया। आप अगर हमारे यहाँ स्टेबिलिटी का ऑप्शन है, क्योंकि जो जेंजी भी आजकल आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से स्विचिंग और स्विच आउट होता है। दैट्स व्हाई कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जो आप फेस कर रहे होगे अभी करेंटली। नहीं नहीं, इश्यूज़ तो बहुत हैं, क्योंकि वाकई जेन ज़ी वाली जो आपकी बात है ना, ये बहुत करेक्ट है कि उनको कन्विंस करना, उनके लिए लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट आजकल 3 मंथ्स होती है। वो कहते हैं बस। सर मैं प्रोबेशन पूरा कर लिया, काफ़ी है। तो बड़ी हैरत होती है। हमारे पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग 4 4 साल, 5 5 साल एक जगह होते थे, 10 10 साल होते थे। तो अब जो माइंड सेट है ना वो चेंज हो गया है। लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशन है उनके दिमाग में डिफरेंट है, आपके दिमाग में डिफरेंट है। और वाकई जो हमारी पोजीशन होती है इसके अंदर डबल स्टेक मैनेजमेंट कहलाती है। डबल स्टेक इस तरह से होती है कि एक जो रिक्रूटर होता है कंपनी का, उसको लोग बैशिंग तो बहुत करते हैं लिंक्डइन पे और इधर उधर के, यार आप लोग जॉब्स नहीं देते, आप लोग रिस्पांस नहीं देते डीएम में। लेकिन उसकी अगर आप पोजीशन समझे तो वो एक एंड पे बेचारा अपने सीईओ को मना रहा होता है, हायरिंग मैनेजर्स को संभाल रहा होता है, दूसरे एंड पे वो बेचारा कैंडिडेट्स की भी सुन रहा होता है कि यार आपने हमारी सीवी नहीं देखी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ये एक टफ़ जॉब है, मतलब हर बंदा रिक्रूटर और सक्सेसफुल रिक्रूटर बनने में बड़ा मसला है
क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के प्रेशर्स भी डील करने हैं और एक रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब है, काइंड ऑफ अ सेल्स जॉब। कि अगर आप रिक्रूटर हैं तो हम्म, आपने पॉलिसीज़ नहीं बनानी, आपने एक बना हुआ पेरोल नहीं रन करना, आपने ट्रेनिंग डिलीवर नहीं करनी, आपने एक मार्केट से एक रिसोर्स को अवेलेबल करना है टू फिल अ सर्टन पोजीशन जो कि आपकी कंपनी के अंदर मौजूद है। सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ ह्यूमन। तो आपने वो पूरा काम करना, उसको समझना, इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड प्रोसेस। अभी करंटली ट्रेंड आप क्या कहते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब इन एरिया ऑफ द रिक्रूटमेंट या इन द एरिया आपका मैंने देखा था कार्ड पे आप मल्टीपल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका है, तो आप किस एरिया में कह रही है क्या ट्रेंड है अगर रिक्रूटमेंट पे अगर हम बात करें तो? देखिए, ट्रेंड ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि जब से पेंडेमिक आया था तो वो एक टर्निंग पॉइंट काइंड ऑफ अ थिंग था फॉर पाकिस्तानी टैलेंट। उसमें ये था कि उस वक्त तो बज़ाहिर ये लगता था कि शायद बहुत बुरा वक्त है, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने उस टाइम पे बहुत पैसे कमाए। सच बताऊँ मैं आपको, हम्म, तो उस टाइम पे ऐसा है कि कंपनीज़ ने जो है वो अपनी टीम्स को बहुत ग्रो किया है, रिमोट टीम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने लग गया। इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के लोगों की है वो तो बढ़ी ही है सिंस कोरोना। सो वो इट वॉज काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फिर लोगों को ये भी पता चलना शुरू हो गया कि किस तरह से जो है वो रिमोट टैलेंट को मैनेज किया जाता है। वरना लोग ये समझते थे यार जो ऑफिस में नहीं आ रहा वो तो काम ही नहीं करता। तो ये हाँ वाला ये तो थोड़ा था। ये मिथ क्लियर हुआ लोगों को कि नहीं यार, अगर हम किसी दूसरे मुल्क में बैठ के भी काम करा सकते हैं किसी से तो वो मैनेजेबल है। और इस तरह के फिर बहुत से सोल्यूशन आने लग गए ग्लोबली कि किस तरह से आप रिमोट टैलेंट को मैनेज करें और किस तरह से आप दूसरे मुल्कों में अपनी ऑफशोर टीम्स बनाएं, जो कि पहले भी थी बट वो अब फिर ज़्यादा बढ़ गई। तो इस चीज़ ने काफ़ी चेंज किया मार्केट को, और मार्केट में ये चीज़ अब जो है एक तरह से एक्सेप्टेबल है कि आप किसी और मुल्क में बैठे हुए कहीं और अपनी रिमोट टीम चला रहे हों या वहाँ पे अपने रीजनल ऑफिस खोल लें। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है और एक पॉजिटिव साइड भी। कितने पैसे मिल जाते हैं तकरीबन एक आइडियल अगर रिमोट जॉब करते हैं हम? ये तो सर डिपेंड करता है कि लाइक आपकी स्किल सेट क्या है। आप एक प्री अज्यूम स्किल्ड सेट बना लें, लाइक हम्म समथिंग उसको अमेजोन पे काम आता है या समथिंग उसको कोई अकाउंटेंट है या एचआर है, एक एक आइडिया एस्टिमेटेड के। देखिए, इसमें इसमें ये होता है कि टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि एचआर या फाइनेंस या सप्लाई चेन, इनकी जॉब्स तो रिमोटली बहुत कम होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो भी कंपनीज बाहर से हमारे पास आ रही होती है ना, वो कहते हैं यार हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दो, हमें डेवलपर्स दो, हमें आप सर्टिफाइड डेवलपर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अंदर आप कोई भी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज को ले लें, किसी भी तरह की सॉरी किसी भी तरह की लैंग्वेज होंगी, किसी भी तरह की फ्रेमवर्क्स होंगे, उनके डेवलपर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं हमारे पास। क्योंकि वी आर अ टेक्नोलॉजी फोकस कंपनी, शायद इसलिए हमारे पास ज़्यादा आती हैं। अदरवाइज राइट। QAs हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए, प्रोडक्ट मैनेजर्स हो गए, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हो गए, इन सब की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत आती हैं। सो उसमें अगर आप कोई नंबर मुझसे कहना चाहेंगे तो नंबर वुड बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो स्किल सेट हर किसी का डिफरेंट होता है। तो स्किल सेट के लिहाज से आप कह सकते हैं, बट आई वुड से कि सिर्फ रिमोट जॉब्स पे ही फोकस करना इज़ नॉट द पॉइंट। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ हर बच्चा जो पास आउट होता है उसको लगता है रिमोट जॉब ही करनी है और मेरे लिए रेडी है। तो शुरू में तो रिमोट जॉब्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको इतनी जल्दी कोई इंडस्ट्री में इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा ना, कि आप फ्रेश यूनिवर्सिटी पास आउट हैं और आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं एकदम से। सो आपको कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 2-3 साल एटलीस्ट आपको ऑन साइट या हाइब्रिड जॉब्स करनी चाहिए विद इन टीम्स, ताकि आपको टीम वर्क भी समझ आए कि लोगों के साथ अगर आपने कोलैबोरेशन करनी है तो वो कैसे करनी है। तो उससे थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बट एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे पाऊँगा कि भाई कोई रिमोट नहीं नहीं डेवलपर है तो वो उसके फिर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। नहीं, राइट है, वो तो डेफिनेट सी बात है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता, पर मैंने कहा शायद कुछ निकल आए। लेकिन अभी एक है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंज आपके पास फेस होता होगा कि जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आया है तो डायरेक्टली वो कहीं रिक्रूट हो जाता है ये तो या मैं समझता हूँ आपके पास भी आ रहा होगा, आपकी भी मल्टीपल कंपनीज हैं जब नहीं? फ्रेश इशू तो ग्रेजुएट्स आते होंगे बहुत तो। मसला है यार, वो चौड़े में बहुत होता है। एक तो मसला सबसे बड़ा ये ना, जो आपने मुझसे अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं इसको बोलता हूँ कि वो चौड़े में बहुत है। एक सिंपल डेफिनेशन हाँ। इस इन टर्म्स ऑफ उसे कुछ नहीं। अच्छा देखते हम थे ना हमारी जर्नी में, तो हमें कंप्यूटर लैपटॉप एंड द इंटरनेट इंस्पायरिंग कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं दैट हम्म टाइम की यार। हम जाते थे घर पे बोलते थे यार दैट्स उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वो आई थिंक
उनको इंस्पायरेशन नहीं मिलती और वो 3 महीने के बाद जो अभी इतना ज़्यादा मसला है, कि वो जो छोड़ के जाते हैं, तो आप उसको आप कैसे मैनेज करते हो? क्या फिर उसके एक लाइनअप पे बंदा लगा के दे रहे हो, तो कंपनी में अगर माँगा, हुँ। एक लेट्स अज्यूम सर्टिफाइड डेवलपर ही माँगा, अब वो आपने दे दिया एंड देन वो स्विच ऑन कर गया, तो यहाँ तो पॉलिसी ही नहीं है, आप उसको फिर लीगली कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई ये कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ले-ऑफ्स से ज़्यादा जो है वो लोग छोड़ के जा रहे होते हैं। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ अपनी कंपनी पाकिस्तान रिक्रूटमेंट का बता सकता हूँ आपको कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए। हुँ, हमारा फ़ोकस ये होता है कि जो एम्प्लॉयर साइड से जब हमारे पास कोई एम्प्लॉयर राब्ता करता है ना हमसे, हम उस टाइम पे एक एम्प्लॉयर की भी इवैल्यूएशन करते हैं। क्योंकि आपको इन दी एंड ये पता होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो आपको दोनों एंड्स को समझना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास कोई भी कंपनी आती है, आप समझ लें कि आपके लिए शायद ये हैरत अंगेज़ हो, बट शायद 50% क्लाइंट्स को तो हम काम करने से ही मना कर देते हैं। जो कि एक ठीक है। बात है कि भाई क्यों कर रहे हो आप मना यार? पैसा आता हुआ बुरा लगता है। तो उसकी वजह ये होती है कि पहले हम सबके साथ काम करते थे। उसमें होता ये था कि एट टाइम्स एम्प्लॉयर्स के एंड से भी थोड़े से इश्यूज़ होते थे। लाइक वो उस तरह से टैलेंट चाह रहे होते थे कि जिस तरह से टैलेंट मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं यार 5 साल का जावास्क्रिप्ट का डेवलपर ले आओ 1.5 लाख में। तो यार अब उसको हम प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते भाई। अगर वो हाँ, अवेलेबल होगा कोई मार्केट में उस सैलरी रेंज के अंदर तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह की जब अनरियलिस्टिक अप्रोचेज़ होती है ना एम्प्लॉयर्स की, तो हम उनको भी मना करते हैं। कैंडिडेट समझते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट हम एम्प्लॉयर्स को भी बहुत सी चीज़ों पे कन्विंस करते हैं। मैंने बहुत से एम्प्लॉयर्स से डिस्कशन करके सैलरीज बढ़वाई हैं और उनकी रेंजेस बढ़ाई हैं कि यार आप इस रेंज में देख रहे हैं। क्योंकि मैं एक थोड़ी सी कंसल्टेटिव काइंड ऑफ अप्रोच लेके चलता हूँ विद ऑल द एम्प्लॉयर्स, कि मैं बताता हूँ कि भाई ये मार्केट चल रही है, इस लिहाज से आपको ये प्रोफाइल्स मिल सकती हैं। हम इसमें ये नहीं कर सकते कि आप बोलो कि यार अच्छा मैं तुम्हारे पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि तुम सबसे सस्ते डेवलपर्स देते हो, तो वो फिर मैं मना कर देता हूँ यार, पाकिस्तान रिक्रूटमेंट डॉट कॉम इज़ नॉट फॉर दैट। वी विल प्रोवाइड यू टैलेंट। टैलेंट अगर आपको पसंद आएगा तो देन यू विल हैव टू पे द प्राइस अकॉर्डिंग टू दैट टैलेंट। सो हमारी थोड़ी सी यूएसपी डिफरेंट है, इसलिए हम लोग काम बहुत ज़्यादा नहीं करते, बट वी ट्राई टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क जिसके अंदर हम दोनों को खुश रख सकें, एम्प्लॉयर भी और कैंडिडेट भी। इसी वजह से हमारे पास थोड़े जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इलीट होते हैं, क्योंकि हमें ऐसी कंपनीज़ को ही देना होता है कि जो थोड़ी सी हाई फाई होती है, क्योंकि हम हर कंपनी को ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे होते। ऑल्दो कि हाई फाई से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नाम हो, बट एटलीस्ट दे शुड मेक सेंस वाइल गिविंग एन एम्प्लॉयमेंट, कि यार एक जो मार्केट रेंज है कम से कम आप उतनी सैलरी दे रहे हो। आप किसी को अगर ऑन साइड भी बुला रहे हो तो उसके भी कुछ नॉर्म्स होंगे। कभी आप फ्लेक्सिबल आवर्स भी दे सकते हो, कुछ बेनिफिट्स दे सकते हो, वो सब चीज़ों पे हम एम्प्लॉयर को कंसल्ट करते रहते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा ये है कि फिर मैनेज हो जाता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना विद बोथ द पार्टीज़, विद कैंडिडेट्स एंड द एम्प्लॉयर्स, वो हमारे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है बहुत सी एजेंसीज़ से। तो हमें काफ़ी, इनफैक्ट हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो ऐसी-ऐसी एजेंसीज़ से आ रहे होते हैं कि जो जिन्होंने बताया होता है कि हम 150 क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं एक टाइम पे और क्या-क्या कर रहे हैं। बट मसला वही होता है कि हमारी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। वी डू नॉट वर्क विद जूनियर्स और इंटर्न्स एट टाइम्स। अच्छा, कुछ ये भी तो चैलेंज आपके पास आता होगा ना कि वो उसने ऑनलाइन कोर्स किया और वो लिख देता है 5 साल का एक्सपीरियंस, ये तो बहुत आता है। तो ये वो तो कैसे हमारा मैनेज कर रहे हो? ये क्योंकि हमारा कौमी खेल है ना कि हमने सीवी पे वो लिख दिया जो हम बनना चाहते हैं। तो बिफोर आप उसको अप्लाई करने से पहले आप उसको खुद चेक करते हैं या? जी, जी। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आप अब जितना एक्सपीरियंस हमें हो गया है इन द इंडस्ट्री, लाइक आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डेकेड। सो आप बंदे से 5 मिनट बात करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। अगर वो थोड़ी-सी भी आपसे रेलेवेंट फ़ील्ड का है, तो आप पकड़ लेते हो। इसी तरह अगर कोई टेक्निकल इंटरव्यूअर है, उसी के स्टैक का अगर आप कोई कैंडिडेट उसके सामने लाएँगे, तो वो 10-15 मिनट में जज कर लेते हैं कि बंदे की सीवी क्या है और वो कैंडिडेट क्या है। तो अब तो ख़ैर ये ट्रेंड थोड़ा-सा कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि यार सिर्फ़ इंटरव्यू स्कोर करने से हमारा कुछ बनेगा नहीं। इनफैक्ट दे विल बी हुँ। डिसहार्टेंड कि यार हम इंटरव्यू तक तो जा रहे हैं, आगे सेलेक्ट नहीं हो रहे। सो बेहतर ये है कि ट्राई टू बी एज़ रियलिस्टिक एज़ यू कैन। तो उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि भाई या तो 50 के बजाय शायद 10 इंटरव्यूज़ स्कोर करोगे, लेकिन चांसेस तुम्हारे उतने ही होंगे जॉब पकड़ने के। रादर देन कि तुम 50 इंटरव्यूज़ देके अपना टाइम भी बर्बाद करो, सामने वाले को भी पिस ऑफ करो, आगे से उस कंपनी में हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर कभी कॉल भी ना आए। तो उसके सारे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं जो आपको सोचना चाहिए। कभी भी अपनी सीवी को फेक ना करो भाई, कभी भी एक्सपीरियंस झूठा नहीं बनाओ, कभी काम नहीं आएगा वो। अच्छा, ये आपने कंपनी की बात की, अभी कंपनीज़ ओपन होती हैं अगर
लाइक जो सिनेरियो भी हमारे कंट्री लेवल पे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो बिफोर दैट और करंटली सिचुएशंस में व्हाट आई हर्ड कि यार कम हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेस भी क्लोजेस की डाउन, क्योंकि द एरिया अराउंड अस जो रनिंग एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि कंपनीज अभी आ रही है स्टार्टअप के पाकिस्तान में, या इसको भी डाउन साइड जा रहा है, इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? हाँ देखिए 23 में तो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि वो वॉर और इकोनॉमिक एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन द डाउन साइड। अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं दोबारा 2024 में। क्वार्टर सेकंड से चीज़ें बेहतर होती हुई हमें दिखी हैं, क्योंकि हमारे पास भी क्लाइंट ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, जो कि गल्फ़ साइड से अब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है बिज़नेस। उसकी वजह ये है कि गल्फ़ में ही समझ लें कि आप मेन डेवलपमेंट है। सऊदी कह लें, आप कतर कह लें, बहरीन, दुबई, इन साइड से ज़्यादा बिज़नेस आ रहा है रादर दैन कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की हम बात करें। वहाँ से आता था पहले भी, और हमारा तो फोकस ही नॉर्थ अमेरिका और यूरोप था पहले ही, यूके भी था, जो कि अब भी हैं, वहाँ के भी क्लाइंट्स हैं। बट हमने जो मेजर शिफ्ट अभी रिसेंटली देखा है वो वहाँ से देखा है। वहाँ से ज़्यादा कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान। बट वो पाकिस्तान इतना यूजुअली नहीं आते। वो ये करते हैं कि वो टैलेंट को वहाँ बुलवा लेते हैं। लाइक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन रेलोकेटिंग पीपल ओवर तो आप देयर। उस पर हेल्प आउट कर रहे हो? जी, जी, उसमें हम कर रहे हैं हेल्प आउट। बट उन कंपनीज़ में ये होता है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट भी फिर उसी तरह की होती है कि वो टैलेंट उस लेवल का हो। तो ज़ाहिर सी बात है, वो किसी हर आम बंदे को तो नहीं बुलाना चाहेंगे, बट वो देखते हैं कि भाई जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, टीम लीड लेवल के डेवलपर्स हैं, कोई बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लोग, उनको ज़्यादा वो रेलोकेट करवाते हैं। और उसमें बिल्कुल हमारे पास कुछ एम्प्लॉयर्स हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं, एंड वी आर रेलोकेटिंग पीपल। देन वी हैव सम पार्टनर कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन द अनस्किल्ड लेबर एज वेल नाउ। तो उनके अंदर भी हम इन्वॉल्व हो गए हैं, बट वी आई एम नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ इट, बट वी हैव सम पार्टनरशिप्स जिसके अंदर हम लोग अनस्किल्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बट जो पाकिस्तान रिक्रूटमेंट का मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वाइट कॉलर पीपल, दैट इज परफेक्ट व्हाट हो वी आर गया। फोकसिंग। बड़ा अच्छा सवाल दिमाग में है। एक मिथ है आपको एआई की, लाइक चैट जीटीपी हमारे पास जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो आप इसका आई थिंक द परफेक्ट आंसर दे सकते हो। तो व्हाट डू यू थिंक द कंपनी लुकिंग फॉर दैट समवन हु हैज़ एन कमांड कि वो चैट जीटीपी चलाना चाहता हो, अगर उसको लेटर पे लिखना हो तो वो सिर्फ चैट जीटीपी पे ही लिख पाता हो? क्या हमारे पास इस तरह की कंपनी की डिमांड है? और मतलब अगर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, इसकी डिमांड हमारे पास अभी क्रिएट होना शुरू हो गई है, या अभी इंटरनेट के ऊपर इसकी सिर्फ हाइप ही क्रिएट है? व्हाट्स द एग्जैक्टली डेटा दैट आई वांटेड टू नो? देखिए, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, उसको तो मैं कहूँगा कि हर बंदे को यूज़ करना चाहिए। कर लेना चाहिए, वो तो मसला नहीं वो है। तो ज़रूरी है। आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि वो वाक़ई एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है कंपेयर टू अदर प्लेटफ़ॉर्म्स जो हमारे पुराने प्लेटफ़ॉर्म्स चल रहे थे, उससे तो बेहतर है वो, टाइम उसमें सेव्स कोई तो डाउट बहुत नहीं है। ज़्यादा होता है। जो जहाँ तक बात रही कि उसकी जॉब्स आ रही हैं या नहीं, तो उससे स्पेसिफ़िक जॉब्स अभी तो इतनी ईज़िली नहीं आएँगी। उसमें टाइम लगता है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है या कोई भी एक न्यू टूल आता है, तो उसमें टाइम लगता है मार्केट को अडैप्ट करने में। तो उसकी अभी हो सकता है कि शायद जो उसमें चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट असिस्टेंट्स होते हैं, जो प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं, उनकी कुछ जॉब्स अभी आना शुरू हुई हैं, बट वो इतनी कॉमन पाकिस्तान में नहीं हुई हैं, क्योंकि बाहर भी अभी, क्योंकि वो लोग लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ भी इतने कॉस्टली उनको पड़ते नहीं हैं वो लोग। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हो जाती है बाहर यूरोप में, गल्फ़ में, तब वो फिर पाकिस्तान आना शुरू होती है, क्योंकि वहाँ के डेवलपर्स बहुत पैसे लेने लग जाते हैं, या वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत पैसे लेने लग जाते हैं। तो क्योंकि अभी वो यहाँ भी वहाँ भी नहीं है, तो इतने ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लैक नहीं हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहे लोग उस तरह की पोजीशंस पे, और वो नई भी है अभी टेक्नोलॉजी, तो लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको चैट जीपीटी को यूज़ करना अपनी जॉब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, कवर लेटर बनाने के लिए, दैट इज़ समथिंग गुड। उसको तो ज़रूर करना चाहिए, आपको यूज़ करें। उसको यूज़ करते हुए आप जैसे मैंने और भी लोगों को देखा था, वो बता रहे थे कि अपनी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे आप मैच करवा लें अपनी सीवी को। बट उसको भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि आपने हर चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन से उठा के डाल दी अपनी सीवी में, लेकिन जब आप इंटरव्यू पे बैठ रहे हो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि कॉपी आपने पेस्ट मार फेक दिया। सीवी बनाई हुई है और आपको कुछ आ नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैच कर रही हैं, आपको लगता है कि हाँ यार, ये टू अ सर्टेन एक्सटेंड आई कैन कवर दैट पॉइंट, तो वो चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। कम से कम उसमें से वो डाइव इन, अनलिश और वो जो रॉकेट जहाज बनाता है वो डिलीट कर दें एटलीस्ट, ताकि वो बेचा दे, क्योंकि वो देखा है मैंने एक दो चीज़ें, हाँ, हाँ, वो तो उससे भी करते हैं। आइडिया हो जाता है कि यार इसे कॉपी पेस्ट मार दिया। तो हाँ, एटलीस्ट हाँ यूटिलाइज करें, बट कॉपी पेस्ट ना कहते हैं, इस पर आप ऐड ऑन कर दें, क्योंकि अगर किसी जेनजी ने देखा ना तो वैसे ही वो कुछ नहीं करने वाला, तो फिर वो ऐसा ना हो हाँ, कि हाँ, वो कहते हैं वो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा हमारे यहाँ है मसला। ऐसी कोई स्पेसिफिक डिमांड आपके पास आती हो यूरोपियन साइड से
यूएसए की साइड से कि यार दिस इज़ द डिमांड, कि यार ये करंटली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आइदर कंपनीज, आइदर के जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, दैट उस पर स्टार्ट करें काम करना। बहुत अच्छा सवाल है भाई आपका। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे यहाँ अभी न्यू हैं, बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स को ले लें हम। सेल्स फोर्स सीआरएम जो है, उसकी इतनी स्पेसिफिकेशंस हैं ग्लोबली, और यहाँ पे भी अब तो खैर बहुत डेवलपर्स हैं, यहाँ पे भी काफ़ी कंपनीज आ गई हैं, बट आई फील कि उसकी उसके इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। यहाँ होने चाहिए जो सेल्स फोर्स पे डेवलपमेंट सिखाएं। इसी तरह और प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक डायनामिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है हम्म, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। इसी तरह नेट स्वीट एक ईआरपी है, डिफरेंट ईआरपीज और सीआरएम्स हैं। आई थिंक उनकी ज़रूरत होती है काफ़ी यहाँ पे, हमें डेवलपर्स इतने आराम से नहीं मिल रहे होते। तो अगर लोग उन पे काम करें तो उनका फ़ायदा है। बाकी तो ये है कि लेकिन अट्रैक्ट नहीं करे ना, पैसे बताएंगे तो हमें अट्रैक्ट होगा ना। नहीं, अभी आप डिमांड तो बता दिया पैसे आपने, इसमें बहुत हैं। पैसे तो मतलब आप डॉलर में बताएं कि इतने डॉलर मिल सकते हैं, देखिए, दैट हमारे समथिंग हमारे अट्रैक्टिव। एक सेल्स फोर्स पार्टनर क्लाइंट है, कैनेडियन क्लाइंट है, उनके साथ हम बड़े रेगुलरली सेल्स फोर्स डेवलपर्स हायर करते हैं, सेल्स फोर्स प्रोडक्ट मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट भी हायर करते हैं। तो उनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो समझ लें कि आप एक 3 से 5 साल वाले सेल्स फोर्स डेवलपर की होती है 2,500 कैनेडियन डॉलर ईजीली। और फिर वो जितने सीनियर होते जाते हैं उनकी उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो और वो रिमोट कंपनी है, तो इस तरह की पोजीशंस पे आपको इस तरह की सैलरीज मिल जाती हैं, जो ठीक कि है। आप अगर शायद लोकल मार्केट में जाएंगे तो इससे आपको 30 से 40 गुना कम सैलरी मिल रही होगी, और शायद वो ऑन साइड जॉब्स भी होंगी। तो ये है कि जो कंपनी, क्योंकि आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा ना कि जो स्किल आप ले रहे हैं उसकी बाहर क्या इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि अगर आपकी मार्केट ही वही है, आपको पता है कि यार मुझे उन लोगों के साथ काम करना है, अंग्रेज़ों के साथ या अरेबिक्स के साथ, तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं वो पता होना आपको बड़ा ज़रूरी है, वरना तो आप उनके लिए यूज़फुल बन ही नहीं पाएंगे ना। अगर आप वही चीज़ें कर रहे हैं जो आपको सिर्फ यहाँ लोकल कंपनीज़ के लिए करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि बाहर क्या चल रहा है। तो बाहर सीआरएम फोकस काम हो रहा है, ईआरपी फोकस बहुत काम हो रहा है। अ, अ, जैसे स्टोर्स बनते हैं शॉपिफाई वगैरह पे, और मेजेंटो पे टाइम आया था, बहुत ज़्यादा बूम था। तो इन सब चीज़ों को आप रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहें कि भाई कौन से सीआरएम बेहतर चल रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेलेवेंट हो रही हैं रिटेल इंडस्ट्री से, कौन सी चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स से रेलेवेंट हो रही हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जब वो इंडस्ट्री बूम करेगी तो उसके साथ साथ जितनी भी टेक्नोलॉजीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो वो भी आगे बढ़ जाएंगी। हम्म, तो ये चीज़ है। जैसे आपने चैट जीपीटी का भी पूछा, तो बिल्कुल अगर चैट जीपीटी और ज़्यादा अडाप्ट होता जाएगा ना, तो फिर उसके भी रिलेटेड जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी, जो कि आई एम श्योर कि आना भी शुरू हो गई होंगी। लेकिन ये कि वो वक्त लगता है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में लोगों को। तो यही है, आपका फोकस यही होना चाहिए कि अगर आपने बाहर जाना भी है या आपने काम करना है बेहतर सैलरीज पे, तो आपको ऑब्वियसली अगर डॉलर्स कमाने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि डॉलर कमाने वाले क्या काम कर रहे हैं, तो तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। वरना बहुत सी कंपनीज हैं जो लोकली भी काम कर रही हैं छोटे छोटे लेवल पे, डिज़ाइन एजेंसीज हैं बहुत सी, वो डिफरेंट तरीके से काम कर रही हैं। तो काम तो सबका चल जाता है, बट इट्स अबाउट यू कि आप क्या डिसीजन लेते हो कि आपने कहाँ पहुँचना है लाइफ में, तो वो एक फिर आप खुद एक ही कर बहुत सकते कॉमन सवाल है हमारे इंडस्ट्री में, हर कोई पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ रहा होता है, आई थिंक हैं। ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशन, राइट? तो इज देयर ऑप्शन अवेलेबल आपके पास, या आइदर आपके पास हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो? क्योंकि मैंने देखा 80 to 90% इन द पाकिस्तान लुकिंग फॉर द पार्ट टाइम जॉब, पता नहीं वो उसकी नौकरी लगी होती है उसके बाद भी वो ढूंढ रहा होता है। तो 9 बजे से वो ढूंढ रहा होता है, 7 से लेके उसको 11 बजे तक की, कुछ उसको 10-15 हज़ार की। तो इज दिस ऑप्शन अवेलेबल ऑनलाइन और समवेयर एनी? देखिए, ऑनलाइन तो हो सकता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। और हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं वो पार्ट टाइम के नहीं आते। उसमें होता ये है कि देखें, आप चाहे पाकिस्तान में काम करें बाहर काम करें, आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास अगर आप रिक्वायरमेंट लेके जाते हैं तो उसकी जो सोच होती है वो यही होती है कि यार हमारे पास फुल टाइम एम्प्लॉय काम करे। क्योंकि वो यही चाहता है कि यार मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो बंदा मुझे डेडिकेटेड 8 घंटे तो दे दिन के। हाँ, उसके बाद फिर जो सेकंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फिर वो पार्ट टाइम या कंसल्टेंसी ही है। बट क्योंकि कंपनी जब रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास आती हैं तो वो यूजुअली फुल टाइम के लिए ही आती हैं। पार्ट टाइम में वो अपने एंड से रिक्रूट कर लेती, क्योंकि पार्ट टाइम हायरिंग करना ईजी होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि यार एक बहुत अच्छा बंदा भी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए राज़ी हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही सीनियर रिसोर्स को फुल टाइम पे मूव करवाना है तो वो आपसे 10 सवाल करेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा, वो ऑब्वियसली वो उसका राइट भी होगा। बट वो पार्ट टाइम पे नहीं देखते लोग, तो पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट इज़ वेरी ईजी, और जिसकी वजह से लोग एजेंसीज़ के पास इतना नहीं आते। तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पार्ट टाइम जॉब नहीं होती। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, फीमेल से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल होती हैं हमारे पाकिस्तान में अभी भी, या अभी कल्चर डेवलपर हो, मतलब लाइक एग्जैक्टली पूछो कि अभी तक कल्चर हमारा डेवलप हो गया है कि फीमेल से रिलेटेड जॉब्स ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन अवेलेबल होती हैं अब? नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब फीमेल को आप अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर मतलब वाज अ थिंग बिफोर द जी जी। कोविड, एग्जैक्टली मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, इतना हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं था। अगर आप देखेंगे, आई थिंक कोविड या सोशल मीडिया से पहले अगर आप देखें तो एक टैबो कहते हैं ना बना हुआ था कि फीमेल, अरे 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 लड़की है तुम्हारे पास। अब तो आई थिंक आप ये कह सकते हैं कि शायद डेवलपमेंट के रोल्स पे फीमेल को उस लेवल पे शायद एक टाइम पे नहीं समझा जाता था कि शायद डेवलपर होगा तो वो लड़का ज़्यादा बेहतर होगा। ये एक मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का परसेप्शन था कि यार डेवलपर्स के रोल्स हैं ना, तो उस पर आप मेल को प्रेफर करें, और अगर क्यूए के रोल्स हैं तो उस पर काफ़ी फीमेल्स को प्रेफर किया जाता था। या आप समझ लेंगे डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया रोल्स पे ज़्यादातर बहुत तो आपका प्रेफरेंस है होती है। वो उस पर बिठा दिया जाता था, वो जो इंट्रोडक्शन आई थिंक गेट पे जो खड़ी होती हैं क्या, रिसेप्शन। रिसेप्शन पे, हाँ। तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि रिसेप्शन पे रखनी है, हाँ। दैट्स, या फिर कॉल्स के ऊपर रिसीविंग पे रखनी है कि जब पैसे खाने हो तो वो सुनती रहेगी बेचारी। नहीं नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन ये कि क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डिफरेंट है, तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो ये चीज़ नहीं होती, और ना ही हमसे ये एम्प्लॉयर्स पूछते हैं कि भाई ये लड़का है या लड़की है। और वैसे भी अंग्रेज़ों के साथ हम ज़्यादातर काम करते हैं, उनको तो इस चीज़ से नहीं इम्पैक्ट नहीं पर, होता। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर एज अ फीमेल हम्म। अगर वो किसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही है तो फॉर एज द कल्चर ऑफ पाकिस्तान व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार ये जॉब उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है? जी, ये ज़रूर है कि फ़ीमेल्स के लिए मैं समझता हूँ कि जो जैसे मैंने अभी भी कहा, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जिनमें इन्वॉल्व होती है ना, उन रोल्स में तो मैं समझता हूँ कि मुकाबला नहीं है फ़ीमेल्स का। उसमें आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी लगा लें, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स हो गए। जहाँ जहाँ भी आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आई हैव सीन कि कम्युनिकेशन में तो फीमेल्स काफ़ी आगे हैं हमारी मार्केट में मेल्स से। है, लेकिन कुछ कल्चर इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारी हुँ, फीमेल्स ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि वो कम्युनिकेट करें। तो हुँ, इज़ देयर ऑप्शन अवेलेबल एज अ कल्चर, हुँ। जैसे आपने बताया कि यार वो अपना बाय पे होती हैं या फिर वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं देखिए, अच्छा नहीं उसमें ये होता समझती है हैं? कि रिमोट अगर आपकी जॉब है, और अगर आप ऑडियो कॉल्स पे किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या चलें अगर आप वीडियो कॉल्स पे भी कर रहे हैं, तो यू कैन डू दैट बाय सिटिंग एट योर होम। बट ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर हम कहेंगे सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। बट देयर आर मैनी स्किल्स, जैसे कि फ्रीलांसिंग के बहुत से स्किल्स हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख जाएँ, आप वीडियो एडिटिंग करें, जैसे आपकी पॉडकास्ट बनती हैं उसकी जो एडिटिंग्स होती हैं, इस तरह कितनी सारी पॉडकास्ट होती हैं, यूट्यूब पे कितना कंटेंट है। बहुत आई है। थिंक वीडियो एडिटिंग का जो स्किल है वो आगे शायद बढ़ेगा ही, ऑल्दो के बहुत से सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग के स्किल कोई भी फीमेल सीख जाती हैं, तो आई फील कि उनके लिए फ्रीलांस का काफ़ी वर्क काम मिल सकता है उनको। तो इस तरह के जो स्किल्स हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, आप जितना समझते जाएंगे ना इसको, टेक्नोलॉजी को, फिर आपको समझ आता जाएगा कि यार इससे क्या क्या रेलेवेंट काम निकल सकते हैं। सो ग्राफिक्स हो गए, वीडियो एडिटिंग हो गई, इसी तरह एआई से रिलेटेड बहुत से टूल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। लीड जनरेशन के टूल्स हैं जिसके थ्रू आप लीड जनरेशन को समझ सकते हो, और इसकी भी सर्विसेज होती हैं वो आप दे सकते हो। आप किसी को रिक्रूट कराते हो तो एग्रीमेंट वगैरह करते हैं? क्यों पूछा मैंने सवाल, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ कि उसने एक बंदा रखा, बच्चा रखा, उसको कस्टमर सपोर्ट पे बिठाया, उसके पास कस्टमर का डेटा गया, देन सडनली वो भी गया और डेटा भी गया। तो अल्लाह। आपके साथ भी ऐसा होता होगा? ये नॉर्मल है हमारे प्रैक्टिस, हुँ, हमें शायद, मैं कहता हूँ उनको इतनी एजुकेशन ही नहीं है कि वो उस प्राइवेसी को समझे, और हमारे पास लॉ भी नहीं कि हम उसके अगेंस्ट कुछ कर सकें। जी। तो इस तरह का अगर सिनेरियो आया तो कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, बड़े टफ़ होते हैं ऐसे सिनेरियोज़, यूजुअली कम होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपने डॉक्यूमेंट्स तो साइन कराए हुए होते हैं, ऑल्दो कि उनकी लीगल वैल्यू आप ही जानते हैं कि क्या होती है। बस वो पता तो है वो ना। कैंडिडेट तो कभी-कभी समझते हैं, कभी-कभी नहीं समझते। लेकिन उसमें यही है कि आपको, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डाटा इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई प्रोबेशन भी क्लियर नहीं कर रहा, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट डाटा देना इज़ नॉट समथिंग वाइज दैट आई वुड से। आई थिंक दिस कुड बी द सॉल्यूशन, कि जब आपको कोई ट्रस्ट वर्दी लग जाए और आपके साथ काम कर रहा है, देन यू कैन गिव देम डाटा रिलेटेड टू योर क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग। तो ऑल्दो कि ये गलती मैंने भी की है ये तो ये लेकिन तकरीबन सबका क्योंकि है। देखिए उसमें होता ये है कि आप
आपको ये सोचना पड़ता है कि यार सही है, क्लाइंट तो कोई शायद ले जाए, लेकिन जिस तरह से काम आप करते हैं हो सकता है वो उस तरह से डिलीवरी नहीं दे पाए। तो जब आपको उस चीज़ का डर नहीं होता तो आप कहते हो यार चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कि हाँ, कोई एज सच एग्रीमेंट या लीगल वैल्यू उसकी है नहीं, ऑल्दो के लोग समझते हैं कि है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान लेबर लॉ भी देखेंगे तो आपको थोड़ा मुश्किल ही होगा इस चीज़ को डिफेंड कर पाना कि भाई आप उसके अगेंस्ट क्या एक्शंस ले सकते हैं ऐसी रिसोर्स के अगेंस्ट। बट येस, वही है कि आप ड्यू डिलिजेंस रखें थोड़ी, फ़ौरन किसी पे ट्रस्ट ना करें। तो किसी एक लॉयर से कांटेक्ट करें ना, कुछ ऐसा कोई पॉलिसी वॉलिसी बनाए कि मसाइल हल हों। पर ये अगर नहीं होंगे तो फिर इसी वजह से तो एक रिक्रूटमेंट, जब मैं आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था वैसे तो यार इतने कॉम्प्लेक्स एरिया में क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ना देखिए मशीन कंट्रोल हो सकती है, प्रोडक्ट कंट्रोल हो सकती है, इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे कि आप उसको स्पेसिफिक, तो आप इंसान के साथ इंसान की डील कर रहे हैं और इंसान का ही कोई भरोसा नहीं है, उसकी ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है और उसकी फिर हरकतों, फिर पाकिस्तान के लोग का भी कुछ नहीं पता। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके लिए हम लोग उस लेवल पे करते हैं वेरिफिकेशन, जैसे कि किसी के रेफरेंसेस हो गए कि पुरानी कंपनीज़ में कैसा रवैया रहा एक इंडिविजुअल का, तो वो रेफरेंस चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि उससे एक आइडिया हो जाता है कि अगर किसी का पुराना ऐसा बिहेवियर रहा है कि उसने पुरानी कुछ कंपनी में कुछ किया है तो ऑब्वियसली वो सामने आ जाता है, या किसी के बिहेवियरल इश्यूज़ रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं पुरानी कंपनीज़ में, तो उस लेवल की तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब वो 3 कंपनीज़ में अच्छा चल रहा था और चौथी में जाके कुछ कर दो तो उसकी गारंटी तो हम भी नहीं ले सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो उस पर सैलरी एम्प्लॉयर को डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? हाँ, बड़ा अहम सवाल है ये, और ये काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, और ये एक तरह से दो तरफ़ा सवाल है। अब देखें, एक तरीके से तो ये है कि अगर आप एक जॉब ऐड डाल रहे हैं और उस पे अंदर आप सैलरी भी डाल रहे हैं, तो कैंडिडेट के लिहाज से तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उसके अंदर बहुत सारी नॉर्म्स हम देख चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक जॉब पोस्ट हुई हुई है, उसकी राइट, सैलरी रेंज है 1.5 से 3 लाख। सपोज कर लेते हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी है, हुँ, इधर से उसकी 1.5 लाख सैलरी है। हुँ। हाँ, अब एक एक जॉब पोस्ट हुई हुई है, उसके हाँ, अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है, बहुत सारे स्किल्स माँगे गए हैं। साथ-साथ उसकी सैलरी लिखी हुई है 1.5 से 3 लाख। ठीक है। अब उस 1.5 से 3 लाख को जो भी अप्लाई कर रहा है ना उस पोज़ीशन पे, वो सिर्फ़ 3 लाख ही देख रहा है। ये जो सच्ची बात है। वो कह रहा है यार मैं तो 3 लाख वाला हूँ, बाकी होंगे 1.5 वाले तो। ठीक है, हर बंदा ये सोच के अप्लाई कर रहा है। फिर जब उसको फॉर एग्ज़ाम्पल आगे वो प्रोसेस में जाता है, सेलेक्ट भी हो जाता है, और अगर वो सेलेक्ट होता है तो वो ये सोच रहा है कि यार 3 लाख की ऑफ़र आनी चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं सोच रहा एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से कि भाई वो काफ़ी पॉइंट्स पे आपको इवैल्यूएट करेगा, और ये रेंज है एक। हो सकता है आप इस रेंज में बिलो बिल्कुल ही बिलो पे आ रहे हो। आप सेलेक्ट तो हो रहे हो, हुँ, लेकिन आप बिलो पे आ रहे हो। तो वो चीज़ कैंडिडेट्स को अक्सर समझ नहीं आती, जिसकी वजह से अब कंपनीज़ अवॉइड करती हैं। वो कहते हैं यार हम रेंज भी नहीं बता रहे, क्योंकि हर कैंडिडेट अपने आप को समझ रहा है कि यार मैं तो हर फ़िल्टर को पूरा कर रहा हूँ, और वो फ़िल्टर पूरा करने के बाद मुझे तो 3 लाख ही मिलने चाहिए। तो ऐसा, ये इसकी वजह से लोग थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे नहीं डालते, जॉब एड्स के ऊपर सैलरीज़ नहीं डालते। क्योंकि वही है कि भाई एक परसेप्शन है कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया हूँ तो मेरी तो मैक्सिमम अमाउंट पे सैलरी मुझे ऑफ़र कर दो बस। तो ये एक वजह होती है, और इसका काउंटर ये भी है, फिर लोग कहते हैं यार अगर आप जॉब एड बना रहे हैं, उस पे सैलरी लिख रहे हैं, तो हर कैंडिडेट को अपनी सीवी के साथ-साथ भी अपनी करंट सैलरी और एक्सपेक्टेशंस लिखनी चाहिए। तो वो भी नहीं लिखी हुई होती। तो ये चीज़ है, और जो लोग लिख देते हैं वो आई आई वुड से कि रिक्रूटर्स के लिए वो एक बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन होता है। अगर कोई अपनी करंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी लिख के भेज रहा है ना, तो वो एक बहुत बड़ा साइन होता है, और बहुत से रिक्रूटर्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। इवन मैंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह दी है कि जो भी रिसोर्स अपनी एटलीस्ट एक्सपेक्टेड सैलरी भी लिख के भेज रहा है ना, वो उस सीवी से बेहतर है जो कुछ भी नहीं लिख के भेज रहा। क्योंकि एटलीस्ट वो मेरी थोड़ी-सी मेहनत बचा रहा है कि मुझे कॉल करके उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मालूम करनी पड़ेगी। मुझे समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा प्रोफ़ाइल तो मैच कर रही है, लेकिन मुझे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना कॉलिंग में और आगे चीज़ें लेके चलने में। तो अगर मेरे पास 10 सीवीज़ ऐसी आई हुई हैं जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ और वो सब मैच कर रही हैं, और 11वीं सीवी भी मैच कर रही है जेडी को, बट इट हैज़ अ सैलरी इन्फॉर्मेशन और अ नोटिस पीरियड इन्फॉर्मेशन एज़ वेल, तो मैं डेफ़िनिटली उस 11वीं सीवी को सबसे पहले रेट करूँगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर पर अप्लाइंग। अभी आप सीवी कर रहे हैं, बट हुँ। बिफोर अब मैं भी आजकल देख रहा हूँ लोग लिंक्डइन कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। आप उसको कोई देखिए, कुछ लिंक्डइन इज़ अ काइंड ऑफ अ सीवी एज़ वेल। लिंक्डइन के अगर आप
PDF को एक्सपोर्ट कर लें, वो आपकी CV कहलाएगी आज के दौर में। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, आप CV बना लें अलग से या लिंक्डइन का प्रोफाइल किसी से शेयर कर लें। द मेन थिंग इज़ कि आपका जो भी डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप कर रहे हैं काम, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो उसमें नज़र आना चाहिए। अब मैं तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि कोई आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए कुछ। मेन चीज़ ये है कि जो आप काम कर रहे हैं वो उसमें हाईलाइटेड हो, उसकी जो स्पेसिफिक पार्ट्स हों वो नज़र आ रहे हों। ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ लिखा हुआ है मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, आगे कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक करते जाएंगे ना खुद को, आपके चांसेस हैं कि आप रिक्रूटर की कीवर्ड सर्च के अंदर आते जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, दूसरे सही ने है। लिखा हुआ है मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं रिएक्ट जेएस और नोड जेएस पे काम करता हूँ। तीसरे ने और ज़्यादा उसको बाइफिकेट कर दिया और उसने अंदर जो लाइब्रेरीज होती हैं जावास्क्रिप्ट की वो भी लिख दी। चौथे ने और ज़्यादा उसको नैरो डाउन कर दिया। तो जितना आप आगे जाते जाएंगे ना, आपको उतना ज़्यादा सर्च रैंकिंग्स में आपको प्रायोरिटी मिलती जाएगी। लोग समझते हैं कि हम अपने आप को नैरो कर रहे हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि कोई भी आज के दौर में अगर कोई भी सेंसिबल रिक्रूटर होगा ना, तो उसको पता होगा कि भाई मुझे किस टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क का सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करना है। मुझे सादा सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है, कुछ नहीं होगा ना वो तो। मुझे अगर कोई कंपनी बोलेगी कि भाई आपने किसी राइट। टेक्नोलॉजी का डेवलपर हायर करना है, तो मुझे पता होगा कि यार मुझे जावा का करना है जिसके साथ स्प्रिंग बूट पे उसने काम किया हुआ हो, बाकी और उसके स्किल्स अलग क्या हों। तो अगर आप अपने आप को जितना जेनेरिक रखेंगे ना लिंक्डइन पे अपनी CV के अंदर, आपके लिए जॉब्स पकड़ना उतना मुश्किल होता जाता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार कि मतलब अगर कोई आपको सीवी दे रहा है तो उसको उसका लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी परफेक्ट और सही है, नहीं बना अगर लिंक्डइन तो कोई मसला नहीं है। नहीं देखिए, अगर CV प्रॉपर बनी हुई है तो लिंक्डइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं वही कह रहा हूँ, मेन चीज़ ये है कि आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है, CV है, रिज्यूमे है आपका, या आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसमें जो भी चीज़ आपके पास बनी हुई है उसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है या जो आप काम कर रहे हैं ना, वो अच्छे से डिपिक्ट हो रहा हो। अगर वो हो रहा है तो वो काफ़ी है, हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो उसने लिंक्डइन बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ। हाँ, अगर वो कोई ऐसी प्रोफाइल है जो कि मार्केटिंग की प्रोफाइल है, या कोई रिक्रूटर है और रिक्रूटर का प्रोफाइल लिंक्डइन पे नहीं है, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना उसके अपने स्किल्स के, भाई आप रिक्रूटमेंट करते कैसे हो फिर, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है। और मार्केटिंग के लोगों का भी होना चाहिए, क्योंकि उनका सब सोशल हैंडल्स पे उनको होना चाहिए, तो वो फिर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर काइंड ऑफ थिंग आ जाती है। तो उसके लिए यहाँ अगर कोई अकाउंटेंट है या कोई सप्लाई चेन की रिसोर्स है, तो उसके लिए भी लिंक्डइन होना अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं होगा तो शायद वो, मैं उस पर बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होऊंगा। लेकिन अगर किसी ठीक रिक्रूटर है। ने वो चीज़ मिस कर दी, तो फिर तो मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रिक्रूटर ही लिंक्डइन यूज़ नहीं कर रहा या सोशल मीडिया के लोग नहीं कर रहे, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, कि उस पर मैं सोचूंगा कि यार नहीं, ये तो इसकी प्रोफाइल में कोई इशू है। क्योंकि बेसिकली आई डिड पॉडकास्ट, आई थिंक 2 और 3 पॉडकास्ट जो कि आई थिंक केम फ्रॉम अदर कंट्री। तो उन्होंने कहा था यार सीवी का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। दैट्स व्हाई मैं जानना चाहता था कि पर अभी हम इसको अगर समराइज़ कर ले तो स्टिल वैलिड है पाकिस्तान में एटलीस्ट। इफ़ अगर वो उनको सुनते हैं तो वो आप ये अज्यूम करेंगे अब पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं कि सिर्फ अब लिंक्डइन चल रहा है, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन द पाकिस्तान तो यू शुड हैव सीवी, कि आप सीवी भी मेंटेन रखें। बिकॉज मुझे ऐसा लगा था, कल मैंने आई थिंक कल ही मैंने पॉडकास्ट की थी, दैट्स व्हाई मैं अपना पूछ रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा था नहीं सीवी की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आई रियलाइज़ कि यार वो तो कनाडा से आए थे, तो दैट्स व्हाई उनका एक परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। तो वो भी समथिंग वो रिक्रूटिंग और लोगों को मेंटोर मेंटोई और हेल्प आउट करते थे। ओके। समथिंग डिफरेंट ही था, मतलब सिमिलर ही था लेकिन डिफरेंट उनका एक स्टाइल था रिक्रूटिंग का। ओके। तो मुझे कंफ्यूज करने लगा, आप कह रहे हो सीवी। तो कल से मेरा दिमाग में चला था शायद सीवी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बट इन द पाकिस्तान स्टिल अवेलेबल कि अभी आप सीवी को नहीं ख़त्म देखिए, नहीं कर सकते। दुनिया भर में आप कहीं भी चले हैं, CV होती है। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि फोकस इस पे नहीं करना कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। लेकिन आपकी मैं भी नहीं इंफॉर्मेशन, करूँगा। हाँ हाँ। बाहर भी, क्योंकि मेरे मेजॉरिटी क्लाइंट्स बाहर के ही हैं ना। मुझे नहीं पता वो साहब कहाँ से आए थे, लेकिन मैं तो ग्लोबली काम करता हूँ। मैं तो स्वीडन में भी काम कर रहा हूँ, UK में भी काम कर रहा हूँ, कनाडा में भी कर रहा हूँ, US में भी कर रहा हूँ। मेरे तो आयरलैंड में भी रिसोर्सेज हैं। तो हर जगह पे रिज्यूमे सब बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि रिज्यूमेस का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस इस चीज़ पे देनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, चाहे आप अपना लिंक्डइन बना रहे हो या resume.io पे जाके अपनी URL बेस्ड CV बना रहे हो। अब जैसे resume.io एक प्लेटफॉर्म है, उसमें होता ये है कि आपको CV डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो लिंक आप शेयर कर दें तो वो सबके पास चला जाएगा। तो ठीक एट है। टाइम्स इस तरह की शॉर्टकट्स लेने से ये होता है कि अब जैसे मैं एक रिक्रूटर हूँ फॉर एग्जांपल,
और मैं आपकी सीवी को खोल के देखने का मेरे पास अगर टाइम नहीं है, मैं यूआरएल अगर आप मुझसे शेयर कर दें, शायद मैं यूआरएल पे क्लिक करके उसको फ़ौरन देख लूँ, सो दैट आई कुड सेव सम मेमोरी ऑफ माय पीसी एंड फ़ोन एज़ वेल। तो ये छोटे-छोटे आप कर सकते हो, बट हाँ, मैं मेरे लिहाज से इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि सीवी है या रिज्यूमे है या लिंक्डइन है। डिपेंड इस पे करेगा जो भी चीज़ आप सबमिट कर रहे हो ना अपनी, उसके ऊपर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी क्लियर हो, एक्सपीरियंस सबसे पहले लिखा हुआ हो कि भाई कर क्या रहा हूँ। क्योंकि बाहर हमने जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है ना, वो ये नहीं पूछते कि लड़का या लड़की जो भी पढ़ रहा है, किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, वो कभी नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता हमारी यूनिवर्सिटीज़ का। ऐसा सही ही है। है। तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई काम क्या कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, ये हमें बताओ। वो इंटरव्यूज़ में भी यही पूछते हैं, वो पूरे इंटरव्यूज़ क्या पूरी हायरिंग में कभी नहीं पूछते कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है ये बंदा। जिस पे सही। हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं ना कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है। जब पाकिस्तान से हम रिमोट जॉब कैसे मतलब ले सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम्म, देखिए पाकिस्तान पे तो ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि पेंडेमिक के टाइम से ना जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनका माइंडसेट हो गया है। उनको समझ आ गया है कि भाई यहाँ पे कॉस्ट इफ़ेक्टिव लेबर आपको मिल जाएगी, स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड टैलेंट है। वी डोंट कॉल इट लेबर, बट उनके लिहाज से वो लेबर ही है, लेबर ही है। स्किल्ड लेबर। तो आपको वो टैलेंट का पता चल चुका है उनको इस मार्केट्स का, और बाकी जो है हमारे ऐसी कंपनीज जो हैं वो और अवेयरनेस फैला रही हैं इस चीज़ की। तो उससे ये हो गया है कि सबको ये तो पता चल गया कि इस रीजन में से आपको रिसोर्स, एक बेहतर रिसोर्स एक सही कॉस्ट के अंदर मिल जाएगी। सो उसकी वजह से मार्केट तो बन चुकी है। तरीका क्या है उसको ढूँढने का, इज़ लाइक यू फॉलो ऑल द रिक्रूटिंग एजेंसीज़ व्हिच आर इन्वॉल्व्ड विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स। उनके पेजेस को आप फॉलो करें, उन इन्फ्लुएंसर्स को आप फॉलो कर सकते हैं टू सी देयर फीड्स। उसके अलावा देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है, लीड कोड है। इन सब राइट। जगहों पे जाके आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं, क्योंकि बाहर की कंपनीज तो बाहर के पोर्टफोलियोज़ को देखती हैं। वहाँ पे जाके अगर आपका अच्छा पोर्टफोलियो होगा, आपकी अच्छी वहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स नज़र आ रही होंगी, आपने रिपोजिटरीज छोड़ी हुई होंगी, तो वो देखते हैं वो लोग, वो उसको वैल्यू करते हैं। हमारे यहाँ तो लोग इंटरव्यू पे भी जाते हैं कि यार इंटरव्यू है ज़रूरी, लेकिन इससे पहले वो लोग ये चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपकी एक ग्लोबल रिकग्निशन होती है वो, कि कितने लोग आके उसको देख रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए बिहान्स है, डुबिज़ल, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ठीक है। आप अपने आप को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ऑन रखो, कि उससे ये होगा कि वो कोई भी बाहर से भी देखेगा वो आपको, तो सर्च वो, कर सकता है हाँ, फिर वो फाइंड सर्च आउट। करके डायरेक्टली आपको रिमोट जॉब के लिए भी देख सकता है। और हमने यहाँ से किया है। पाकिस्तान रिक्रूटमेंट में इतनी सारी पोजीशंस होती हैं, रिमोट भी होती हैं, ऑन साइट, हाइब्रिड, हर तरह की होती हैं। तो हमारे पास तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरी। आप अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो फ्रंट पे ही 3 से 4 रिमोट जॉब्स के कैंडिडेट्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनकी पूरी स्टोरीज हमने लिखी हुई हैं कि हाउ डिड वी रिक्रूट देम। सो देर आर सेवरल स्टोरीज ऑफ आस विच वी कैन मेंशन ओवर हेयर। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप कंपनी के पेजेस को फॉलो करें, हमारी रेगुलर फीड्स आ रही होती हैं, उनको आप देखें। उसमें हमारा जॉब पेज है, जॉब वैकेंसी का पेज होता है, ओपन वैकेंसीज़ का। यू कैन फॉलो देम एंड यू कैन स्टे अपडेटेड। हम बहुत जल्दी अपना व्हाट्सएप का भी ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी होगा कि आपको व्हाट्सएप पे अपडेट्स मिल जाएंगी, विच आई विल बी मैंशनिंग ऑन माई लिंक्डइन एज वेल। सो इस तरह की चीज़ों को आप ज्वाइन करके रखें तो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। फिर इस तरह फेसबुक के बहुत से पेजेस हैं जो जिसके अंदर आपको ग्लोबल भी लोग मिल जाएंगे। तो उसमें ये होता है, ऑब्वियसली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, आपको 100 जगह अप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके कुछ आपका वहाँ पे काम बन पाता है। मैं ओपन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। अब जैसे हमारे ऐसी किसी एजेंसी पे जाएंगे तो शायद आपको ये होगा कि आपको रेलेवेंट जॉब्स कम मिलेंगी, पर जो भी मिलेंगी ना उसके अंदर आपको रिस्पॉन्स नज़र आएगा कि हाँ यार, अगर मेरी सीवी मैच कर रही है तो हम रिस्पॉन्स दे देंगे आपको। उनमें ये होता है जो ओपन ग्रुप्स होते हैं कि उसमें इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं और वो रैंडमली कहीं भी किसी भी मुल्क से अप्लाई कर रहे होते हैं। एंड कंपनीज आर ऑल्सो ओपन टू हायर फ्रॉम एनी लोकेशन, क्योंकि उनके लिए तो पाकिस्तान, कोस्टा रिका, बल्गारिया, पोलैंड, ये सब एक ही है उनके लिए तो, क्योंकि उन्होंने सब हर जगह पे एक जैसे पैसे देने होते हैं, मिलते जुलते ही। और उनको पता है कि यार कम्युनिकेशन भी हमें एक ही लेवल की मिलेगी, इनकी इंग्लिश। तो वो उनके लिए तो आप सब एक हो। बट अगर कोई सोच के आता है कि भाई हमने पाकिस्तान रिक्रूटमेंट.com से किसी को हायर करना है, तो उसको पता है यार कि मुझे मेजॉरिटी पाकिस्तान का ही टैलेंट मिलेगा। तो इसलिए फिर हम कहते हैं यार कि हमें आप ज़रूर फॉलो करो, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक तो ऑथेंटिक क्लाइंट होते हैं हमारे पास, तो आपको ये नहीं सर्च करना पड़ेगा कि भाई मुझे सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। एक क्लाइंट काम करा के भाग तो नहीं जाएगा।
तो ठीक है। एजेंसीज़ का ये फ़ायदा होता है कि भाई आप कम से कम उनसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आप रिमोटली किसी को डायरेक्टली हायर तो हो जाते हो आप डायरेक्टली, लेकिन आपके लिए मुश्किल होता है। इसीलिए तो अपवर्क इतना कामयाब हो गया है, क्योंकि अपवर्क गारंटी लेता है कि भाई मैं आपको सैलरी दिलवाऊँगा। ऑल्दो कि उनकी भी काफ़ी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। बहुत ज़्यादा चेंज होती है। आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फॉर एचआर समिट एंड द सिमिलर इवेंट्स जो हो रहे होते हैं। यार देखिए, इस पे मैं कमेंट ज़्यादा नहीं करता, फिर लोग बुरा मान जाते हैं, हमारी फैकल्टी के भी लोग जो हमारे साथ के नेटवर्क के लोग होते हैं। लेकिन मैं देखिए, मैं इंडिविजुअल ग्रोथ पे काफ़ी ना एम्फेसिस करता हूँ। तो इस तरह के जो समिट्स होते हैं एचआर के और नेटवर्किंग सेशंस होते हैं, उसमें मैं देखता ये हूँ कि 80% टू 85% एचआर के ही लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते मिल हैं। रहे होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई आप सही है, उनसे तो मिल रहे हैं, बट यू आर ह्यूमन रिसोर्स पीपल ना। सो अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज से इतना नहीं मिल पा रहे और ये समिट्स वगैरह कर रहे हैं, दैट्स गुड, आप करें अपनी नेटवर्किंग के लिए, कभी कभी वो भी अच्छा है। बट मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं खुद शायद बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि यार अगर आपने ग्रो करना है ना, तो यू नीड टू गो इन टू इवेंट्स जिसके अंदर आप कुछ नया सीखेंगे या नए लोगों से मिलेंगे, यू कैन क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं एक एचआर समिट या इस तरह के इवेंट से ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ मैं किसी जॉब फेयर में जाके कैंडिडेट से मिल लूँ, या मैं देख लूँ कि यार वो अपने करियर्स में कहाँ पर है। या मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं फिर किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में चले जाऊँ जिसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स के लोग हों, लाइक देर आर एंटरप्रेन्योर्स, देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन देयर ओन प्रोजेक्ट्स। मैं वहाँ चला जाऊँ, तो उससे लर्निंग मेरी ज़्यादा होगी ना। अगर मैं ही अपने ही जैसे लोगों में बैठा हूँ, तो इट लुक्स लाइक टू मी कि मैं एक जॉब फेयर में जाऊँ और वहाँ पे सब लोग जॉब्स दे रहे हैं, सब लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, पर देने वाला कोई नहीं है। सो मेरे लिए ये एचआर के इवेंट्स ऐसे होते हैं कि यार आप सब आपस में तो मिल लो, पर आपको काम देगा कौन वहाँ पे जाके। बट ये भी तो तो कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें दे तो डू दे डू बट आपको ये देखना होता है। देखिए, कोई भी आप बिजनेस या काम करते हैं ना, उसका सबसे पहला पॉइंट होता है ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप किसी ऐसे नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं ना जिसके अंदर डाइवर्सिफाइड लोग हैं, एचआर से भी हैं, फाइनेंस से भी हैं, कंपनी ओनर्स भी हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग हैं, तो ऑप्टिमल चांस ये है कि आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हम्म। बढ़ेगी और आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट अगर आप किसी हाँ। ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि देर आर पीपल लाइक वाइज यू, तो उसमें से बहुत सारे ही ऐसे होंगे ना कि जो आपकी तरह का बिजनेस लेकर आ रहे होंगे और वो भी उन्हीं से रब्ता कर रहे होंगे जिनसे आप बिजनेस पकड़ना चाह रहे हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिजनेस एंड गेटिंग न्यू रिलेशनशिप्स डिक्रीजेज विद दैट। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इवेंट्स बुरे हैं। इन इवेंट्स में होता ये है कि आपकी, अगर आप सिर्फ नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, या आपने यार कंपनी को बोला कि यार मुझे स्पॉन्सर कर दो भाई, मैं एक जो है वो नेटवर्किंग सेशन और कर लूँगा, तो आपकी पर्सनल नेटवर्किंग के लिए तो अच्छा है, बट मैं पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि ग्रोथ के लिए आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जो आपके कंफर्ट से बाहर हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि वो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि शायद अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसकी गलती से सीख सकते हो, या अगर उसके साथ आपका नेटवर्क है, दोनों एचआर हैं, बट सर फ़ायदा है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट कि वो एचआर आपकी एचआर से रिलेटेड ही आपकी है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम ना। देखिए, अगर आपने कोई भी बिजनेस खड़ा करना है, माशाल्लाह आपकी भी जैसे कंपनीज हैं, आप भी ये सोचते होंगे ना यार कि मेरे पास अगर दो इवेंट्स की चॉइस है, उन दोनों में से मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल कौन होगा। तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे हैं, मतलब अगर कोई एचआर में आया है, उसको 2-3 साल हुए हैं, उसके लिए तो वो इवेंट्स बहुत बेहतर हैं। ही कुड लर्न विद द सीनियर्स कि यार आप अपनी कंपनीज में क्या काम कर रहे हैं। बट पीपल हु आर इन द इंडस्ट्री फॉर 15-20 ईयर्स, वो क्या नया लर्न कर पाएंगे वहाँ पे जाके, और किस लेवल पे लर्न कर पाएंगे। असल चीज़ ये है ना कि आप कितना ज़्यादा सीख पा रहे हैं। तो आप कोई सजेशन देना इनके इवेंट्स के जो जो नहीं हेड भाई, वेड होते हैं कि उनको बोलें कि यार ये इसको ये चेंज करें नहीं नहीं, वो समथिंग। अपना अच्छा कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, और मैं उनके लिए, मेरी बेस्ट विशेस भी हैं, मेरे बहुत से जानने वाले क्योंकि करीबी दुबई हैं। में आई थिंक ज़्यादा होते हैं यहाँ ना। नहीं, इवेंट्स तो हर जगह ही होते हैं, इवेंट्स तो हर जगह ही एचआर होते हैं। समिट तो मैंने आई थिंक दुबई में सुना है, मैं पाकिस्तान में तो कभी नहीं सुना। नहीं, मेरे पाकिस्तान ख्याल से आपको थोड़ा-सा और ये मेरा देखना एरिया नहीं चाहिए। है, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मेरा नहीं, एरिया होते हैं, नहीं यहाँ है भी ना। होते हैं, हर तरह के होते हैं। हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत होते हैं। लेकिन ये है कि वही है कि आपको अपने टाइम की ऑप्टिमाइज़ेशन, अगर मैं समझता हूँ ना कि अगर कहीं होती है, तो वहीं होती है कि जहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हैं हर बंदे से। अगर रिपिटेशन ऑफ पीपल हो रही है, तो रिपिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स भी होंगी और फिर सॉल्यूशंस भी वही होंगे पुराने। तो आप जब ठीक तक है। नए लोगों से नहीं मिलेंगे, नई प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, नए तरीके से लोगों को जानेंगे नहीं, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है आपकी। होती तो है, लेकिन वही है कि कंफर्ट जोन में मैं नहीं समझता ग्रोथ हो पाएगी। अच्छा, एक और सवाल है कि कोई बंदा है वो
चाह रहे हैं कि मैं एचआर की एजेंसी ढूंढ लूँ, फाइंड आउट करूँ, तो व्हाट इज़ द राइट वे? बिकॉज मल्टीपल अभी कंपनीज में देख रहा हूँ कि आती जा रही है, राइट? तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार दिस इज़ द अप्रोच कि इसको अपनाएं तो यू कैन फाइंड आउट द एजेंसी जो कि शायद आपकी हेल्प आउट कर सके? ये आप कैंडिडेट पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं या कोई हायरिंग कंपनी है आप जो लोगों दोनों को का हायर जवाब दे दें। मैं वैसे तो मतलब जो फाइंड आउट कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, उसकी बात कर रहा जी हूँ। जी, अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं। अब वो हमसे कहते हैं यार हमें ये सर्विसेज दे दो कि हमें जॉब ढूंढ दो। देखिए इसकी एक साइंस है ना। अगर किसी को हमने कहीं पे हायर कराना है तो उसके पीछे एक साइंस है कि एक कंपनी है जो कि किसी को हायर करना चाह रही है तो हम हायर करवा सकते हैं। सो हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं ऑब्वियसली जो कि हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन से मैच नहीं करते। तो उसके लिए फिर हमें उन्हें यही कहना पड़ता है कि भाई आप हमारी फीड को देखें। अगर आपको कोई रेलेवेंट पोजीशन लगती है तो आप हमसे रब्ता करें या आप अप्लाई कर दें उस पोजीशन पे। तो अगर मैच करते होंगे तो देन वी विल बी कॉन्टैक्टिंग यू। क्योंकि लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये मिथ भी है। दे फील कि यार अगर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है तो हम उसको सीवी दे देंगे और अगर उनको इवन हम पैसे भी दे देंगे ना सर्विस के तो वो हमारी जॉब लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होता। डिमांड नहीं है तो फिर कैसे कर अगर सकते? डिमांड ही नहीं है, अगर आपको कोई जॉब उस जॉब पे रखना ही नहीं चाह रहा तो भाई हम खुद तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना। हाँ, ये लेबर में फिर भी हो जाता है, जहाँ पे आप कहते हैं कि अनस्किल्ड लेबर हमने यहाँ से बाहर भेजना होता है, तो वो ओवरसीज़ हायरिंग कंपनीज डिफरेंट होती हैं, वो डिफरेंट तरीके से चलती हैं। उसमें कोई स्किल नहीं होता, आपको पता होता है मैंने वहाँ बाहर जाके वेटरी करनी है या बाहर जाके मैंने ड्राइवर बनना है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल एक अकाउंट्स का कोई प्रोफाइल आता है बहुत सीनियर भी, या कोई सप्लाई चेन का भी आता है, तो ऑब्वियसली मेरी वो इंडस्ट्री नहीं है, मैं उस पर इतना ज़्यादा काम कर नहीं रहा, तो मैं कैसे जो वो जॉब्स प्रोवाइड कर सकूँगा ना। तो ये चीज़ होती है कि जो चीज़ हमारे पास होती है उसमें हम कहते हैं यू आर मोर देन वेलकम, आप बिल्कुल अप्लाई करें। एंड हमारा तो जो है रिस्पॉन्स रेशो टू कैंडिडेट इट्स वेरी गुड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो रेलिवेंट प्रोफाइल उतनी होनी चाहिए जो कि वो अप्लाई कर रही है एक जॉब पे। तो तरीका यही होता है कि आप एक्टिव जॉब्स पे अप्लाई करें, जो भी वेबसाइट पे आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस एजेंसी से रब्ता कर रहे हैं। बट अगर कोई एक एजेंसी क्लेम करती है कि भाई आप हमें पैसे दें और हम उसके अगेंस्ट आपको जॉब ढूंढ के दे देंगे, तो पाकिस्तान रिक्रूटमेंट इज़ नॉट डूइंग दैट। ठीक है। कोई लेकिन और कर पैसे रहा तो होगा लेते होंगे और ना आप, कुछ तो लेते होंगे ना, एक महीने नहीं, की हम सैलरी ले ले? कैंडिडेट से तो 1 रुपया भी नहीं लेते भाई। नहीं लेते? नहीं, वी जस्ट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। ये हमारा बहुत स्ट्रिक्ट एक स्टांस है जो कि हमने रखा हुआ है। तो हम कैंडिडेट से 1 रुपया भी नहीं लेते, हम सिर्फ एम्प्लॉयर से पैसे चार्ज करते हैं। आप करते हैं ओवरऑल ही पूरा एक यार जितनी भी बाकियों एचआर? को मैं नहीं कह सकता, बहुत सी कंपनीज लेती हैं कैंडिडेट से पैसे। इवन हमें भी बहुत ऑफर्स आती हैं कि भाई इतने लाखों रुपए ले ले, जॉब लगवा दें, बाहर भिजवा दें। तो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट फील्ड है। मैं पर्सनली उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन होती हैं कंपनीज जो कि पैसे लेके आपकी बाहर भी जॉब लगवा देती हैं, बाहर भेज देती हैं आपको। बट उसमें कुछ पॉजिटिव केसेस भी होते हैं, कुछ लोगों के नेगेटिव रिव्यूज़ भी होते हैं कि यार हम बाहर गए तो यहाँ से कुछ और बताया गया और बाकी बाहर जाके कुछ और हुआ। तो इसलिए मैं तो हमारी पाकिस्तान रिक्रूटमेंट के बैनर से आपको कभी ये चीज़ नहीं और मिलेगी। शायद यही वजह है कि जो आपकी कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, इज़ दिस द वे कि जो आपकी कंपनी जो ग्रोथ कर रही है? देखें, बिल्कुल यही वजह है कि अभी 1 साल भी हमें नहीं हुआ। 1 साल अप्रैल में हुआ है हमें, एंड वी हैव डन मोर देन 100 प्लेसमेंट्स। ठीक है, ठीक और ये है। 100 प्लेसमेंट्स के अंदर ये कोई हम लेबर नहीं भिजवाते। दीज आर वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड स्किल्ड टेक्नोलॉजी पीपल। ठीक है। तो जो कि हम शायद एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस भी शायद साल में 100 हायरिंग्स इस साल में, पिछले साल के अंदर क्योंकि हायरिंग्स कम हुई है तो शायद किसी सॉफ्टवेयर हाउस ने भी बड़े इतनी हायरिंग्स नहीं की हो। नहीं किया इस वक्त। ऑब्वियसली की भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस होंगे क्योंकि बिजनेस इतना ज़्यादा रहा नहीं ना। 2023 वाज नॉट अ वेरी गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ कंपनीज ओपनिंग एंड कमिंग टू पाकिस्तान। इनफैक्ट हमने ले ऑफ्स का ज़्यादा सुना था, तो हमने तो उस टाइम पे कंपनी लॉन्च की थी। बट क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड काफ़ी रहा है रिक्रूटमेंट का, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी मदद हुई ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढने में जो पाकिस्तान आना चाहते थे। बट अगर आप इसकी बात करें एम्प्लॉयमेंट की और हमारी ग्रोथ की, तो ग्रोथ का फैक्टर ये रहा है कि वी हैव बीन वेरी क्लियर विद दी कैंडिडेट एंड एम्प्लॉयर्स। हमने अपने एम्प्लॉयर्स भी बहुत देख के इवैल्यूएट करके अपने पास लाए कि हमें पता था कि यार इस तरह की एम्प्लॉयर्स और कंपनीज़ को हम जॉब दिलवा सकते हैं और एम्प्लॉयर्स पहुंचा सकते हैं। तो वो हमने अपनी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा की। हम हर किसी के साथ, मैंने फिर बताया कि हम हर एक नई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ नहीं करते, हम बहुत ड्यू डिलिजेंस करते हैं अबाउट द एम्प्लॉयर्स एज वेल। इसी वजह से हमारे पास जो कैंडिडेट्स की का पूल होता है वो भी बड़ा क्रीम पूल होता है।
तो शायद बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, जो हमारे पास ही अप्लाई करते हैं, उन्हें पता है यार कि बाकी एजेंसीज जो हैं वो दे डू वेस्ट टाइम एज वेल। मेरा दिल कर रहा है आपके साथ मैं बोलता हूँ कि आपको मैं एक जॉब देता हूँ और आप मुझसे सवाल करें ताकि हमारे पास रिकॉर्डेड आ जाए कि आप क्या सवाल करते हैं। बिफोर दैट यू कैन यूज़ दैट एज वेल, कि अगर आपको कभी यूज़ भी करना हो कि देखें यार ये प्रोटोटाइप डेमो हमारे पास रेडी है। लेट्स अज्यूम मैं आपको कहता हूँ कि मुझे चाहिए कस्टमर सपोर्ट के लिए बंदा। एज अ कंपनी मैं आपके पास आया एंड देन सेट कहता हूँ मैं आपको कि यार साम भाई मुझे बताएं कि यार मुझे क्या करना है, कि मुझे बस रात की शिफ्ट के लिए बंदा चाहिए, शाम 6 से लेकर सुबह रात शाम 6 से रात 3 तक, और उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस ये एक स्किल चाहिए। तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे मुझसे? अच्छा, एज अ कंपनी मैं मतलब कंपनी आपके पास आपको आप चाह रहे मैं हैं हमारे थ्रू हायर करना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा, आपने एक मॉक हाँ सेशन बना दिया है। मैं मॉक सेशन या दैट्स हाँ दैट्स सही। समथिंग मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास आता हूँ एंड देन मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट लेट्स अज्यूम, जी अगर जी आप जी, शुरू में नहीं समझा हम उस पार्ट मैं को समझ गया, अब आप मैं दोबारा समझ से गया। स्टार्ट कर दो ताकि आपके सवाल सही है ना, ताकि मॉक ठीक है ठीक है। बिफोर हम देते हैं। मैं कंपनी आपके पास आया डिजिट ईएमबी के नाम से, या ऐसा गेन विद तहसीन पॉडकास्टर, या मैं ब्रांड कर लें कि अमेजोन का ब्रांड। मुझे एक कस्टमर सपोर्ट के लिए बनना चाहिए, राइट इज इट। उसकी रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि 6 से लेके रात 3 बजे तक वो काम करेगा, लोकेशन सेंट्रल, उसकी इंग्लिश होनी चाहिए दर्शक। तो आप क्या डेटा लोगे मुझसे? हाँ, इसमें हम 3-4 सवाल पूछेंगे आपसे। पूछे पूछे सबसे आपसे। पहले तो भाई ये कि आपने बता दिया आपकी लोकेशन है, तो इट्स एन ऑन साइट रोल, ये हमें समझ आ ठीक है, गया। हाँ। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि भाई रोल क्या है। ऑन रोल ऑन साइट है, रिमोट है, हाइब्रिड है, आपने बता दिया यार ऑन साइट है। ऑन साइट है, तो ये right? एक फ़िल्टर हमने कंफर्म कर लिया। दूसरा आपने टाइमिंग्स बता दी कि नाइट शिफ्ट है, यूएस आवर्स में वो काम करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तीसरे नंबर पे फिर हम पूछते हैं कि भाई आपकी सैलरी के अंदर कितने फ्लेक्सिबल तो हैं आप। यही तो मैं आना चाह जी रहा हूँ कि सैलरी ही तो ऐसा पॉइंट है। जी। तो वहाँ पे बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई आप, फिर हम ये नहीं पूछते कि सैलरी पे कितने फ्लेक्सिबल हैं। मेरे 2 सवाल एक साथ आते हैं हाँ कि बत भाई आप जॉब डिस्क्रिप्शन और सैलरी, इन दोनों में से किस पे फ्लेक्सिबल हैं? क्या अगर आपको एक अच्छी रिसोर्स मिल जाएगी आपके मतलब की, तो क्या आप उसको उसकी पसंद की सैलरी दे पाएँगे? या आपने डिसाइड किया हुआ है यार कि अस्साम ये मेरा बेंचमार्क है भाई, इसके अंदर जो टैलेंट अवेलेबल है वो ले आओ। तो दोनों तरह के एम्प्लॉयर्स हमारे पास आ जाते बस हैं। मुझे इंग्लिश चाहिए, उसको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए बोलने में और लिखने में, इसके अलावा मेरी कोई रिक्वायरमेंट है ही मैं नहीं। समझ गया, लेकिन वही बात है कि वो जो इंग्लिश बोल रहा है, और अगर आपने इंटरव्यू कर लिया, उसकी इंग्लिश समझ आ गई आपको, बट वो ठीक है। आपकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो आपको फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यार मैं इस रेंज में इस बंदे को अफोर्ड करना चाह रहा हूँ या नहीं। तो हम तो आपको ऑन तो ये बोर्ड तो कर आप लेंगे। सजेस्ट करेंगे ना किस रेंज में आना चाहिए। जी जी, ये तो उसमें मैंने समझ लिया कि अभी इनिशियली स्टार्ट किया डिपार्टमेंट, हम्म, तो मुझे तो नहीं पता कि ये कितने रेंज में मिलेगा। जी जी, देखें इस तरह की तो रिसोर्सेज जैसे हम लोग यूजुअली कर भी रहे होते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं एक दो, एक यूके के हमारे क्लाइंट है और एक यूएस के भी हमारे क्लाइंट है। ऑल्दो कि उनकी तो अभी रिमोट जॉब्स हैं जो कि हम जिस पे हायर कर रहे हैं। तो क्योंकि वो रिमोट हैं, तो उसमें हमने कुछ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को रिमोट जॉब दी है, तो उसमें दे आर गिविंग $200। तो राइट। जो कि बन जाता है अराउंड 50-55 हज़ार। तो साफ साफ। एक ए लेवल के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है ये, जो कि हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग बहुत सारी पोजीशंस हैं। वी हैव डन अ कोलैबोरेशन विद अ ग्लोबल कंपनी। सो उस तरह की पोजीशन है, होते डिफरेंट है। आप जैसी बात है उसको आप ऑन साइड पे ले जाएँ तो आप 20-30 हज़ार रुपये आराम से बढ़ा दें। बट द पॉइंट इज़ दैट बढ़ा दें बढ़ा दें, यानी कम कि पे नहीं कर 80 सकते। 80,000 हो गया। आप ये देख लें, हाँ, आप देखें मसला ये है ना कि अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ है हमारे यहाँ मुल्क में कि अभी भी बड़ी रेयर है जो सही वाली अंग्रेज़ी है ना, जिसको आप कहना चाहोगे यार एक अंग्रेज़ से मैं अगर किसी को बात करवाना चाह रहा हूँ, तो वो आपको जो सही रिसोर्स मिलेगी वो इतने आराम से आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आप सोच रहे हैं यार मैं 40-50 हज़ार में रख लूँ और नाइट शिफ्ट में, देखिए शिफ्ट भी है, फिर ऑन साइड भी हो गया रोल, तो ये सारे फ़िल्टर्स लगते जा रहे हैं ना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ए लेवल्स के बच्चे बच्चियाँ, या चलें वो ए लेवल्स ना भी हो, या गुड कम्युनिकेटर्स जो हमने अभी रख रहे हैं, हम लोग हायर कर रहे हैं, वो $200 में हमें कंपनी दे रही है, तो हम उस पे रख रहे हैं उनको। बट दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो ऑब्वियसली फीमेल्स कैन ईजिली वर्क एज वेल एंड सही। दे आर और मेरा स्टूडेंट्स। सवाल ये, अगर वो भाग गया फिर 1 महीने में? देखिए उसकी हम गारंटी देते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दे रहे होते हैं टू अ सर्टेन पीरियड, डिपेंडिंग ऑन क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे साथ साइन करते हैं। सो हम 1 to 3 मंथ्स की गारंटी दे रहे होते हैं कैंडिडेट्स की, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एंड से से मुराद होता है। आपकी क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट टाइप आपकी कुछ है? वो मल्टीपल टाइप्स होती हैं, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स होती हैं कि आप वो समझ लें कि आप कॉम्पनसेशन पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे लॉक हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जिस जिस लेवल पे लॉक होता है हम उस तरह की गारंटी दे रहे होते हैं। आप करें ना, लॉक करें क्या, मतलब मुझे
एक्सप्लेन तो करें। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवा रहे हैं हम। मैं तो रिकॉर्ड में जाकर नहीं अब नहीं, देखिए उसमें होता ये है कि वो हम, क्योंकि ये बड़ी ही आप समझ लें कि इन डेप्थ नॉलेज है, और अच्छा वो इसमें क्योंकि पब्लिक नहीं करना हाँ, चाहता वो है। हर चीज़ हम पब्लिक नहीं, मैं पब्लिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जो बेसिक लेवल पे चीज़ें हैं वो यही हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको टाइम पीरियड बता सकता हूँ कि हम 1 to 3 मंथ्स की गारंटी दे रहे होते हैं फॉर लोकल रिसोर्सेज, एंड इफ़ वी आर relocating someone, so we give guarantee up to 6 months as well। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, वो जो एग्जैक्ट आप नंबर जानना चाह रहे हैं मुझसे कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स, तो वो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो वो हम हर किसी को वैसे ड्यूरिंग अ पॉडकास्ट में शायद नहीं उसको पब्लिक कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं वैसे आप मुझसे बात करें अलग अदर से देन पॉड। पॉडकास्ट, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा हम एक बात बताएं, मैं पहले स्टूडेंट को ना बड़ा प्राउडली रिक्रूट करता था और वो स्टे रहते थे, मतलब उनकी एक टाइमिंग होती थी जैसे अगर उनको यूनिवर्सिटी जाना है। बट अभी तो मैंने देखा है कि बड़ा मसाइल इन्होंने इतने पैदा किया, तो मैं शायद कसम खाने को भी अब थोड़े दिनों में शायद तैयार होऊंगा कि स्टूडेंट तो रखना ही नहीं है। बट इट्स अ नॉट अच्छी चीज़, क्योंकि मैंने देखा इतना तंग करता है इस साल जब से 2024 में। तो अगले दिन कभी मॉकअप क्लास होगी, कभी उसकी कोई अचानक से कुछ, तो आपके आपके पास इस तरह के कोई केसेस हैं कि आप रिक्रूटमेंट पे, और व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या हमें स्टूडेंट रिक्रूट नहीं करने चाहिए, हम सोच रहे हैं इस बात के ऊपर। तो मेरे एंड से मुझे ये लगता है कि बहुत सी कंपनीज ने तो ऑलरेडी ऐसा डिसाइड भी कर लिया है कि दे डू नॉट रिक्रूट एनी स्टूडेंट्स एनी मोर, क्योंकि यही वजह है कि कभी कभी तो इंटेंशनल नहीं होता उनके एंड से, और होता ये कि यार एक जब यंग स्टूडेंट होता है तो वो कहता है मेरी जॉब लग जाए, इससे बेहतर चीज़ क्या है। तो अपने एंड से तो वो लोग तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं कि क्या यार हम क्या एजुकेशन के साथ चला पाएंगे जॉब, तो उनके लिए दे आर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट इट। अब यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप जब किसी को हायर कर रहे हैं तो आप तो एक कंपनी चला रहे हैं और आपके लिए वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है पर्सपेक्टिव का। उसके लिए वो एक बहुत नॉन सीरियस चीज़ है, उसके लिए वो एक एक्सपेरिमेंट है, इसको वो 2-3 महीने में करेगा, उसको अच्छा लगेगा वो कंटिन्यू करेगा, वरना वो चला जाएगा। और हाँ, वो करेगा भी इस तरीके से कि वो जैसे कोई और काम अपनी लाइफ में कर रहा है, वो शायद स्टडीज़ में भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो उनके लिए ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होता है और एक एडिशनल पॉकेट मनी उनकी हो जाती है या इनकम हो जाती है छोटी सी। क्या वजह है कि मतलब पहले तो स्टूडेंट बहुत सीरियस होते थे, और मुझे दो फायदे होते थे उस वक्त। एक तो वो बहुत सीरियस होता था, और दूसरा पढ़ रहा होता था ना, तो उसका दिमाग बहुत अच्छा होता था। मैंने देखा है कि हम्म एज़ कम्पेयर टू कि मैं 30 साल का रख रहा हूँ या 40 साल का कोई बंदा, तो मैं आई डू प्रेफर कि यार स्टूडेंट रख लो। एक तो वो बड़ा शार्प होता था, मतलब वो हम्म पढ़ रहा होता था तो उसका दिमाग चलता था, और दूसरा फ़ायदा ये होता था कि सैलरी भी कम में आ जाता था वो। बट हाँ, अभी ये उल्टा हो गया है। इस सैलरी में तो मैं समझता हूँ कि अभी भी शायद वो कम ही मांगते होंगे। लेकिन ये है कि वो जब हाँ, तक ये वो फंसा हुआ होता है। जब तक वो फंसा हुआ होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी जब तक एजुकेशन चल रही है तो ही फील्स कि यार मुझे एक एडिशनल सपोर्ट मिल रही है किसी एम्प्लॉयर से, तो उस वक्त तक तो वो लोग दे सपोर्ट यू। बट उसके अंदर भी यही होता है कि आपको देखना ये पड़ता है कि थोड़ी सी आप हायर करते वक्त ना स्क्रीनिंग करें टू अंडरस्टैंड कि क्या वो फाइनेंशियल उसकी नीड उस लेवल की हैं, क्या उसका घर उसके थ्रू चल रहा है या उसके घर में इतनी ज़रूरत है कि क्या उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी उसके ऊपर है या नहीं, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत मैटर करता है कि अगर वो उसके लिए वाकई इतनी ज़रूरी है, सो हो सकता है कि उसके लिए फिर जॉब को नॉन हम्म। सीरियस समझना या जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो थोड़ी सी आपको फिर स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे अबाउट देयर फैमिली स्ट्रक्चर एंड हाउ डज देयर किचन अर्निंग वर्क्स। तो मेरे अच्छा ख्याल एक से और ये बात चीज़। है इसमें, मैंने भी कुछ पॉडकास्ट में रिसेंटली किसी के देखा था, मैं भूल गया उसका नाम, पर उसने एक बड़ा अच्छा लगा, कहता है 27 साल से नीचे बंदे तो रखे ही ना आप, 27 से नीचे के बंदे आज के दौर में। बट हम बिफोर द कोविड मेरा ये होता था कि आप 18 से 22 साल के बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़ा अच्छा। हम्म कहता है 27 साल से नीचे के बंदे आप हायर करेंगे जिसकी एज 27 नहीं हुई है, तो आप फंसे रहेंगे। तो इज़ इट समथिंग कि कोई है वैल्यू। अच्छा, देखिए मैं एज के हिसाब से तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेच्योरिटी समथिंग विच कैन कम टू यू एज पर योर एक्सपीरियंसेस। तो उसमें ये नहीं है कि आप कितनी एज है आपकी, बट लेकिन एज तो फिर एज के बाद ही तो एक्सपीरियंस आएगा ना, वो 22 के बाद काम करना शुरू नहीं, मैं करेगा। वही तो बता रहा हूँ। उसके लिए अब कोई हो सकता है कि ऐसा बंदा होगा 18 साल से ही काम कर रहा हो, तो वो 22 साल में भी 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर आ रहा होगा। बट कोई ऐसा होगा कि जिसने MBA तक कर लिया, वो 25 साल तक जॉबलेस था। तो वो डिपेंड करेगा ना कि उसकी लाइफ कैसी रही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम भी अपनी इंटरव्यूज़ में करते हैं कि भाई आप अगर स्टूडेंट भी हो तो क्या इससे पहले कोई जॉब की है, या क्या कर रहे थे साथ में, कभी कुछ साथ में चलाया है जॉब के, चलो स्टडीज़ के साथ कुछ और चलाया साइड में, साइड हसल, या फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व रहे। क्योंकि जब उसको स्टडीज़ के साथ कुछ और करने की आदत ही नहीं होगी ना,
तो उसके लिए जॉब बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो स्टडीज़ के साथ कुछ अपनी साइड हॉबी या किसी और चीज़ में टाइम लगा रहा था, उसको पता है यार कि मैं डेली 6 घंटे या 8 घंटे किसी चीज़ में निकाल सकता हूँ, तो उसकी वो पैटर्न बना हुआ होगा, उसकी जो एक मसल मेमोरी होती है ना आपकी, कि आपको याद रहता है कि यार मुझे ये काम करना है, तो फिर वो उन 6 घंटों को अपनी हॉबी से उठा के आपकी जॉब पे तो ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन आप किसी से बोलें यार पूरे दिन में वो सिर्फ पढ़ता ही था, और फिर वो अचानक से जॉब पे जा रहा है, डेली के 6 घंटे या 8 घंटे एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो फिर वो उसकी बॉडी मेंटली फिजिकली उसके लिए वो एक चेंज बड़ा मुश्किल होता है। तो वो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप ये देखेंगे ना कि अगर किसी स्टूडेंट को भी हायर कर रहे हैं और उसने पहले अपने साथ कहीं एंगेजमेंट रखी हुई है अलॉन्ग विद दी एजुकेशन, तो वो लोग ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं आपके लिए। वरना वही होगा कि वो फिर एक्सपेरिमेंट करने आ और जाएंगे। उसकी भी सीवी चेक कर लें कि पहले वो सस्टेनेबिलिटी। लेकिन अगर आप 22 साल की बात करेंगे तो वो फिर वही जेनज़ी में आ जाएगा, फिर वो तो घूम के वही, मेरे ख़्याल से शायद उसकी यही लॉजिक है कि वो कहता है कि जेनज़ीज़ को हायर नहीं करें। आई थिंक आपसे बात कर के मुझे आइडिया हुआ कि वो बोलता है कि 27 का कर लेंगे आप तो अ, नहीं देखिए, उसमें फिर आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ पीपल आप छोड़ देंगे ना पीछे। फिर अगर आप 27 का इंतज़ार करेंगे तो आपकी एक बहुत बड़ी आवाम है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अगर इफ़ योर कंपनी कैन अफोर्ड कि यार हम इतना सारा टैलेंट छोड़ दें, तो देन इट्स योर चॉइस कि अगर आपके पास हाँ पोजीशंस ही ऐसी हैं जिसमें आपको लगता है कि यार 27 से ऊपर के भी हमें लोग मिल जाएंगे, तो वो फिर आपका अपना हाँ, ये डिसीजन एक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर सोशल मीडिया के बंदे चाहिए तो वो आपको 27 पे नहीं मिलेंगे। 27 वाला तो नहीं, उसमें फिर वो भी होगा ना कि वो फिर वो एक्सपीरियंस भी हो चुका हो शायद, तो फिर वो एक अलग सैलरी लेवल पे भी जा चुका होगा, तो वो सब चीज़ें आपने देखनी होंगी ना। हो सकता है कि आपको जो 20-21 साल का मिले, स्टूडेंट मिले, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो सैलरी भी कम लेगा। 27 साल में जो बंदा हो सकता है वो पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हो, तो वो तो फिर आपकी उस सैलरी रेंज में भी नहीं बैठेगा, और वो बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसको टाइटल वैसा देना पड़ेगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एज एज अ नंबर, बट इट्स अबाउट कि आपको जो रिसोर्स चाहिए उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एज। कि अगर कोई बच्चा है वो घर का सबसे बड़ा है और अनफॉर्चुनेटली उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, वो 18-19 साल में ही है, लेकिन उसको पता है कि यार मुझे घर चलाना है, तो ऐसी चीज़ें हमने खुद भी देखी है अपनी पर्सनल लाइफ में। तो डन हो गया। डिपेंड करता है फाइनेंशियल उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्या है। अच्छा, कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं इंडस्ट्री के होते हैं, तो आप तो 2 साइड को हैंडल कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर को भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयी को भी कर रहे हैं। तो इन दोनों में नॉर्मली मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है? आइदर कोई ऐसा होता है ना कि यार ये बस इनकी गलतफ़हमी एक ऐसा हो, जैसे हम्म। इसमें आपने एक बताया था कि वो 3 लाख लिखे होते हैं तो एक मिसकॉन्सेप्ट है। तो हाँ इस तरह के कोई और मिसकॉन्सेप्ट होते हैं समथिंग? हाँ, इसमें एक तो जैसे मैंने एक और भी आपको बताया था अभी कि जो ओवरऑल लोग समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ या रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो हैं, वो इसलिए होती हैं कि आप उनको पैसे दें और आपकी जॉब लगा देंगी, तो दिस इज़ मेजरली उनका काम ये नहीं होता। उनका काम ये होता है कि आपको वो हेल्प कर सकती हैं कि अगर आपकी किसी एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन से प्रोफाइल मिल रही है, तो वो आपकी प्रोफाइल हाईलाइट करके उस एम्प्लॉयर तक पहुंचा देंगी, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनी जॉब्स। तो एक तो ये सबको समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा एम्प्लॉयर्स के एंड पे काफ़ी मिथ्स होते हैं। दे फील कि एक जो उनके दिमाग में एक परफेक्ट कैंडिडेट होता है, कि भाई हाँ, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा मैं ऑफ़र नहीं कर सकता। तो ये एक थोड़े से लोगों के होते हैं एम्प्लॉयर्स के भी, कि भाई मुझे इस सैलरी के अंदर, जैसे आपने कहा ना वो 27 वाला आपके दिमाग हुँ, में भी है, तो हो सकता है आप भी जब अगला ढूंढें तो आप ढूंढें यार नहीं यार 27 से ऊपर ही जाना है मुझे, नीचे वाले के लिए मेरे दिमाग में मिथ आ गया है कि नहीं मैं उससे नीचे पे तो बंदा टिकेगा नहीं। तो एक इट्स अ काइंड ऑफ मिथ ना मिथ एट द क्रिएट मोमेंट, हो क्योंकि गई अभी है। आपने वो मार्केट मुझे नहीं पता कितनी टच नहीं एक्सप्लोर की, की हुई हाँ, है। एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा ही हाँ, ऐसा तो ही है। वो अभी आप सोच रहे हैं और किसी के कहने पे आपको लग रहा है कि यार शायद ऐसा हो जाएगा, बट अभी वो चीज़ आपने एक्सप्लोर नहीं की है। तो इस तरह के बहुत से लोगों के दिमाग में होते हैं, एम्प्लॉयर्स के भी होता है कि यार एक कैंडिडेट जो है वो सामने वाली कंपनी में मैं गया था तो उसके पास तो 1.5 लाख में बैठा हुआ था, ये तुम मेरे पास 3 लाख की प्रोफाइल्स क्यों ला रहे हो? तो उसमें उनको नहीं समझ आ रहा होता कि यार ऑलरेडी वो अगर कहीं पे 2.5 लाख ले रहा है तो उसकी वर्थ का होगा, जब भी तो उसको कोई कंपनी दे रही है तभी वो आपसे 3 लाख मांग रहा है। तो ये चीज़ बड़ा होता है कि लोगों ने अपने दिमाग में ये बनाया हुआ होता है कि भाई इस स्किल सेट का बंदा तो ये इस कंपनी में भी इतने का बैठा हुआ है तो मुझे भी ढूंढ के ला के दो। भाई हो सकता है वो उस कंपनी में बैठा हुआ हो, वहाँ पे कल्चर उसको डिफरेंट मिल रहा हो, या उसकी ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल पे हुई भी हो, वो बहुत नीचे से ग्रो करके एकदम से ऊपर आ गया हो, या उसको जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हो आप नहीं दे पा रहे हो। तो वो बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, लोग एप्पल टू एप्पल नहीं कंसीडर कर पाते। इसी तरह कैंडिडेट्स में भी बहुत से मिथ्स होते हैं कि यार मेरे दोस्त ने तो एमबीए किया था उसकी 50,000 की लग गई, मेरी 30,000 की क्यों लग रही है, या मेरी लगी नहीं रही। तो भाई हो सकता है कि वो उसकी डिग्री ही वजह ना हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगे, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर होंगे, या कुछ ना कुछ तो वो ऐसी वैल्यू दे रहा होगा ना
तो आप सिर्फ डिग्रीज की बेस पे कंपेयर करते हैं लोगों को। और हाँ, एक और चीज़ होती है कैंडिडेट्स में, विच दे फील कि हाँ यार इसका भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा भी है। भाई 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट उसके अंदर उसने 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं। आप 5 साल से एक ही CRM पे काम कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। कि आप एक रिपीटेटिव काम कर रहे हैं 5 साल से, वो बंदा 5 साल में 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर चुका है, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहा है, तो ऑब्वियसली यार उसने ज़्यादा ग्रो किया होगा। चांसेस 99% यही हैं, इसी वजह से उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी। तो जो लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से भी अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, उनके साथ मसला ये होता है कि दे आर नॉट एबल टू एवेलुएट, या वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे होते कि भाई हमने जो लर्निंग ली है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में सेम है, बट उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट है। तो ये सारे मिथ्स हैं मार्केट के, कि जो लोग कभी कैंडिडेट नहीं समझ पाते, कभी एम्प्लॉयर नहीं समझ पाते। ठीक है। ऐसी क्या पीस ऑफ एडवाइस आपको मिली है जो कहता हूँ कि आज जो मेरी लाइफ को टर्न पॉइंट पे ले गया? देखिए, पीस ऑफ एडवाइस तो स्पेसिफिकली मैं कोई नहीं कहता, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें मैंने लाइफ में वैसे रियलाइज़ की हैं कि जब मैंने की, या जो लाइफ मुझे जहाँ ले गई, तो मैंने फ़ील किया कि यार पेशेंस का बहुत ज़्यादा काम है लाइफ में। पेशेंस विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आप किसी भी काम में लगे रहेंगे, और पेशेंस करें, वेट करें भाई अपनी टर्न का, आपका वक्त आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ में आपको लगता है ना कि आपने उस चीज़ को करने की ठानी है, एंड यू फील कि यार मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो पहले तो अपने आप पे एतमाद करना ज़रूरी है। आपको ये ज़रूरी समझना पड़ेगा कि यार हाँ, अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं अपना बेस्ट तो मैं ही दे सकता हूँ ना। तो मैंने जितनी मार्केट समझी है उसके लिहाज से, दिस इज़ द बिज़नेस और दिस इज़ द जॉब दैट आई कुड टेक, दिस कैन टेक मी अ लॉन्ग वे। तो उसके ऊपर फिर आप परसिस्टेंट रहें और पेशेंस से चलते रहें, क्योंकि एक बार आपने डिसीजन तो ले लिया ना कि मैंने ये करना है। तो जिसमें आपको लगता है, आप किसी के सुनने पे ही नहीं जाएँ कि यार इन्होंने इतना बिज़नेस खड़ा कर दिया था, अमेज़न कर लिया था, ये कर हाँ, लिया था। भाई सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है। और जैसे टाइम भी लगा देते हैं जैसे वो। मेरी स्टोरी है, मेरी तो आपको स्टोरी मिलेगी ही नहीं कहीं और। टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। इसकी कंपनीज़, कोई रिक्रूटर सही। आपको शायद बहुत कम मिलेंगे। अब शायद लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह देख के हमें। लेकिन ये कि पहले नहीं थे ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट की करते-करते अपनी कंपनीज़ इन्होंने खड़ी कर ली। तो ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि किसी की स्टोरी को चूज़ करके अपनी स्टोरी बनाएँ, आप अपनी स्टोरी भी बना सकते हैं। बट ये पेशेंस और परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी ये बड़ी ठीक है। ज़रूरी है भाई। ऐसा कोई फेलियर आप डिस्कस करना चाहते हो क्या? ये एक ऐसा फेलियर था दैट मैं चाहता हूँ कि लोग वो गलती ना करें। हुँ। एनी कोई समथिंग इन योर जर्नी देखिए, पूरा थोड़ा, फेलियर तो माशाल्लाह डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं हमारे। बट तो समथिंग ये हेल्प आउट करे फॉर अदर पीपल हुँ, कि यार दिस इज़ द मिस्टेक, इससे अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ मैं इससे नुकसान उठा चुका हूँ, दैट मैं चाहता हूँ कि आप उससे नुकसान ना उठाएँ। देखिए शायद प्रोफ़ेशनली डिफरेंट होते हैं, पर्सनली डिफरेंट होते हैं। एनी इन टर्म्स ऑफ कोई भी। इन्वेस्टमेंट्स, लाइक एट टाइम्स यू डू इन्वेस्टमेंट्स, उस इन्वेस्टमेंट में इफ़ यू आर नॉट प्रॉपर्ली डूइंग योर पेपर वर्क एंड एवरीथिंग, जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत से लोग स्कैम्स करते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें रही हैं कि हम वी डिड इन्वेस्टमेंट इन समथिंग व्हिच वाज़ नॉट अबाउट टू बी सक्सेसफुल और क्रिप्टो में तो प्रॉफिटेबल। नहीं कर दिया आपने कहीं? क्रिप्टो में मैंने किया था, बट आई डोंट रिग्रेट दैट, क्योंकि मैंने तो उससे कमाया ही था। लॉस भी किया था, बट आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ अ रिस्क टेकिंग पर्सन, तो मेरे लिए तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। तो यही, आप जैसे फेलियर वाली बात तो कर रहे हैं ना, छोड़ दिया अभी तो क्रिप्टो या अभी है? नहीं, अब नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कर रहा अब, क्योंकि क्रिप्टो जब करते थे जब और कुछ उससे बेहतर था नहीं करने को, हाँ, बहुत उतने है पैसे यार। जमा नहीं हुए थे उस वक्त, तो फिर क्रिप्टो कर रहे थे। तो बाद में फिर जब और चीज़ें पता चली तो फिर उस पे लग गए। हाँ, लेकिन ये कि हाँ, इन मैं समझता हूँ कि फेलियर तो आप कंसीडर करें ही नहीं किसी चीज़ को, आप लर्निंग ही कंसीडर करें। और मैंने अपनी लाइफ में हमेशा हर चीज़ को लर्निंग ही कंसीडर किया कि भाई यहाँ पैसा लगाया था, डूब गया, कोई मसला नहीं, अब हुँ, कुछ और करेंगे। ये बिज़नेस करने की कोशिश, बेशक बिज़नेसेस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए। मैंने यही स्किल था मेरे पास, तो मैंने इसी के से रिलेटेड काम किया, उसके अलावा मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो उन इन्वेस्टमेंट्स में से कुछ इन्वेस्टमेंट्स ने पे ऑफ किया है, कुछ ने नहीं किया। बट आई वुड नॉट कंसीडर एज अ फेलियर इन एनी सर्कमस्टांस। आई वुड से कि आप लर्न करते हो, लर्न करके फिर नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को बेहतर कर लेते हो। तो मेरी आपने पूरी कन्वर्जेशन के अंदर देखा ही होगा कि मैं जो भी मिस्टेक्स ये सारी बता रहा हूँ, ये सब मिस्टेक्स हैं, इसको आप फेलियर्स नहीं कह सकते। कि कोई, ऑल्दो कि शायद किसी के लिए हो कि यार उसने लाखों रुपए कहीं डुबा दिए तो उसके लिए फेलियर होगा, बट मैंने डुबाए हैं, बट मैं उसको फेलियर नहीं कहता, क्योंकि फिर सही है। बाद में उससे ज़्यादा अगर आप कमा लेते हो, फिर आप कहते हो ठीक है यार, ये लर्निंग फेज़ था। वो और हो मैंने तो गया। अपनी एक कोटेशन भी ये रखी हुई है कि भाई, द डे व्हेन यू रियलाइज दैट
द फेलियर्स वर द पार्ट ऑफ योर सक्सेस जर्नी, फिर आपकी एफर्ट्स भी 10x हो जाती हैं। जब आपको समझ आ जाए ना कि यार ये जो फेलियर्स थे ये फेलियर्स नहीं थे, ये जर्नी के ही पार्ट में है। मतलब जो आपकी सक्सेस जर्नी आनी है ना, उसके अंदर ये फेलियर्स छोटे छोटे आएंगे, इनको आप चैलेंजेस लेके आगे बढ़ें भाई। इनके बारे में इतना नहीं सोचे कि यार ये फेलियर हो गया, ये गलत हो गया। मिस्टेक्स तो आप करेंगे, अब आप उसको एक छोटी सी मिस्टेक समझ लें या एक बहुत बड़ा फेलियर लेके अपने ऊपर बैठ जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि यार आप किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए उसको आप समझो हाँ यार गलती हो गई, इतना सर पे सवार नहीं करें उसको, वरना फिर आप आपके लिए आगे हम्म, बढ़ना और ये सोचना कि यार फिर इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। तो भाई मेरी जिस तरह की रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी है तो मैं तो रेडी रहता हूँ भाई। मेरे लिए तो सही। मैं एनी टाइम रेडी हूँ कि हाँ यार ये भी गलत हो सकता है, कल मेरी पाकिस्तान रिक्रूटमेंट बंद हो सकती है, तो फिर कुछ और कर लेंगे।